अध्याय 628, पुस्तक 17 खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड, अध्याय 25, सच्चा विशेषज्ञ। और रॉबिन, हरी भौहों वाला बूढ़ा आदमी सचमुच हैरान रह गया। उसने किन्यू के क्लोन की कठोरता को पहले ही भांप लिया था। उस समय उसे यकीन हो गया था कि अगर क्लोन पर किसी शक्तिशाली आध्यात्मिक खजाने का हमला भी हो जाए तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह क्लोन जो अत्यंत कठोर था वास्तव में धुंध में बदलने में भी सक्षम था। ऐसा क्लोन, भला इसे कौन नष्ट कर सकता है? भयानक दिव्य भाले और क्षीण होती बर्फ के बारे में सोचकर हरी भौहों वाले उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी हीनता का पूरा यकीन हो गया। इसके अलावा उसने ये भी निश्चय कर लिया था कि ऋषि सम्राट भी किन्यू को नहीं हरा पाएंगे। वह भाला, हरी भौहों वाले बूढ़े ने एक बार फिर किन्यू के दाहिने हाथ की ओर देखा। किन्यू का दाहिना हाथ अब खाली था। भयभीत हरी भौहों वाले बूढ़े ने सोचा, उस भाले में ऋषि सम्राटों के कुल रक्षा आध्यात्मिक खजानों से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रहार शक्ति होनी चाहिए। हालांकि दूसरे लोग पूरी तरह से निश्चित नहीं थे, लेकिन हरी भौहों वाला वह बूढ़ा व्यक्ति पहले ही 10 बार ऋषि सम्राटों से युद्ध कर चुका था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऋषि सम्राटों की आक्रमण शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। उसका चाबुक बेहद मजबूत था, लेकिन किन्यू के भाले से वह भी कटने ही वाला था। ये दिव्य भाला, क्षीण हिम, बहुत भयावह था। कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल वे ऋषि सम्राट पूरी तरह से मुरझा गए हैं। हाँ, अगर वे मुरझा गए तो क्या हुआ? मेरा कोई काम नहीं। इस बूढ़े ने तो कब का उनकी परवाह करना छोड़ दिया था। ओह, यह मेरे लिए कितना अच्छा है कि मैं बेफिक्र होकर अकेले पूर्वी सागर में रहूं, हरी भौहों वाले बूढ़े ने सोचा। उसके बाद हरी भौहों वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए किन्यू को देखा। किन्यू, मुझे अपनी हार का पूरा यकीन हो गया है। हाँ, इतने सालों में मैंने बस एक बार ही इतनी बुरी तरह से खोया है। मैंने तो बस बेहतर हथियारों पर भरोसा किया था। किन्यू मुस्कुराया और बोला, जीत के बाद घमंड न करना, बुरा नहीं, बुरा नहीं। हरी भौहों वाले बूढ़े ने चेहरे पर मुस्कान लिए मृत्यु के देवराज जुओ क्यूलिन की ओर देखा। तुरंत ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। जुओ क्यूलिन, मैं हार गया, इसलिए अब तुम्हें उस वादे से बंधे रहने की जरूरत नहीं है जो हमने उस समय किया था। हालांकि आत्मसंतुष्ट मत हो, इस बार मुझे हराने वाला तुम नहीं, किन्यू था। हरी भौहों वाला बूढ़ा आदमी झुककर जाने के लिए मुड़ने ही वाला था। बूढ़े भूत, तुम भी लापरवाह मत हो। अगली बार मैं खुद तुमसे लड़ने आऊंगा। देखते हैं असली विजेता कौन होता है, जुओ क्यूलिन ने तुरंत कहा। इतने सालों में वह इस हरी भौहों वाले बूढ़े आदमी के रौंदे हुए थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उससे जीतना चाहती थी। विशेष रूप से किन्यू से प्रथम श्रेणी ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना प्राप्त करने के बाद जुओ क्यूलिन को वर्तमान में विश्वास था कि वह जीत जाएगी। हरी भौहों वाला बूढ़ा आदमी घूमा। उसने जुओ क्यूलिन को घूरा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुममें क्षमता है तो किन्यू द्वारा दिए गए आध्यात्मिक खजाने का इस्तेमाल मुझसे लड़ने के लिए मत करना। मुझे यकीन है कि उसके बिना तुम मुझसे जीतने की क्षमता नहीं रखते। उसके ऐसा कहने के बाद हरी भौहों वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर पूरी संतुष्टि दिखाई दी। किन्यू ने हरी भौहों वाले बूढ़े आदमी पर एक नजर डाली और मुस्कुराया। ये हरी भौहों वाला बूढ़ा आदमी सचमुच एक मनमोहक व्यक्ति था। इस बूढ़े भूत ने कैसे अनुमान लगा लिया कि मुझे किन्यू से ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना मिला है? इस समय जुओ क्यूलिन उलझन में था। जियांग ली अचानक चौंक कर बोली। फिर उसने किन्यू को आवाज देकर बताया, भाई यू, मुझे एक व्यक्ति याद आया। उस समय वन महासागर नगर के म्यू कबीले में एक महारथी था जिसे ग्रीन लीफ गॉड किंग के नाम से जाना जाता था। उसकी शक्ति अद्भुत थी, बस बाद में ये ग्रीन लीफ गॉड किंग रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ओह, हरी पत्ती वाले देवराज। किन्यू ने कभी हरी पत्ती वाले देवराज के बारे में नहीं सुना था। किन्यू को जो पता था उसके अनुसार 8 महान पवित्र भूमियों में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वन महासागर नगर और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के भूमिगत नगर दोनों में केवल 2 ही देवराजा थे। इसके अलावा वन महासागर नगर के 2 देवराजाओं में से म्यू यू नाम का कोई भी नहीं था। जियांग ली ने अपने सामने खड़े हरी भौहों वाले बूढ़े व्यक्ति पर एक नजर डाली। फिर उसने आवाज के जरिए किन्यू से कहा, भाई यू, हरी पत्ती वाले देवराज का गायब होना बहुत पहले की बात है। ये लगभग 6 अरब साल पहले की बात होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हरी पत्ती वाले देवराज की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने खुद को छिपा लिया था। हालांकि कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ था। आज उनके हरे बाल, हरी भौहें और जीवन ऊर्जा के इस्तेमाल में उनकी कुशलता देखकर मुझे लगता है कि यह म्यू यू ही वही हरी पत्ती वाले देवराज हैं। बेशक ये सिर्फ मेरा अनुमान है, क्योंकि जिस समय वह गायब हुए थे उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। किन्यू ने हल्के से सिर हिलाया। हरी पत्ती वाले देवराज। किन्यू ने अपने सामने हरी भौहों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति हरी पत्ती वाला देवराज था। किन्यू स्वाभाविक रूप से इस हरी पत्ती वाले देवराज की छिपी हुई जीवनशैली को उजागर नहीं करना चाहता था। बूढ़े भूत, तुम किस बात पर इतने लापरवाह हो रहे हो? क्या तुम भी किन्यू से पूरी तरह हार नहीं गए थे? तुम्हें तो जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिला। तभी जुओ क्यूलिन ने हरी भौहों वाले बूढ़े से बहस शुरू कर दी। हरी भौहों वाले बूढ़े का चेहरा लाल हो गया। तुम फिर वह हंसा। हाँ, यह सही है, मैं हार गया हूँ। मैं सिर्फ किन्यू से हारा हूँ, और ऐसा नहीं है कि किन्यू बेजोड़ है। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई होना बेहद आम बात है। उदाहरण के लिए, जब मैं पश्चिमी सागर में था तो मेरी और भी बुरी हार हुई थी। मैं उस व्यक्ति का चेहरा देखने से पहले ही हार गया था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पश्चिमी सागर का वह महाविशेषज्ञ किन्यू से ज्यादा ताकतवर है।
उस व्यक्ति के अलावा असुर देवराज लुओ फैन भी हैं, इसलिए हमेशा तुलना करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना बंद करो। चलो हम दोनों की तुलना करते हैं, क्या तुम मुझसे जीत सकते हो? हरी भौहों वाले बूढ़े ने अपनी ठुड्डी उठाई और जुओ क्यूलिन की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी। जुओ क्यूलिन अवाक होकर क्रोधित हो गया। जहां तक किन यू का प्रश्न है, भाषण सुनकर उसके कान खड़े हो गए। पश्चिमी सागर सुपर विशेषज्ञ, इस हरी भौहों वाले बूढ़े की शक्ति निश्चित रूप से उन ऋषि सम्राटों से कम नहीं है। अगर मैं दिव्य भाला क्षीण हिम का प्रयोग न करता तो मुझे लगता है कि मैं उसे हरा नहीं पाता। इस दिव्य लोक में असुर देवराज लुओ फान के अलावा क्या कोई और व्यक्ति है जो इस हरी भौहों वाले बूढ़े को आसानी से हरा सकता है? इसके अलावा ये हरी भौहों वाला बूढ़ा उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देख पाया जिसने उसे हराया था। किन यू पश्चिमी सागर के सुपर विशेषज्ञ से वास्तव में हैरान था। क्या पश्चिमी सागर में वाकई कोई ऐसा महाविशेषज्ञ है? किन यू ने अपने नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा से पश्चिमी सागर की सावधानीपूर्वक खोज शुरू की। पश्चिमी सागर में कई छिपे हुए देवराज हैं, कुल मिलाकर 5। हालांकि इन 5 में से कोई भी बहुत शक्तिशाली नहीं लगता। चूंकि किन यू ने कई गॉड की विशेषज्ञों को देखा था, इसलिए उनका आकलन करने की उसकी क्षमता अधिक मजबूत हो गई थी। हालांकि किन यू 5 देवराजों की ताकत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, फिर भी उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी। ये 5 लोग उस हरी भौहों वाले बूढ़े से कमतर जरूर होंगे। वरिष्ठ म्यू यू, आपने कहा था कि वह सुपर विशेषज्ञ पश्चिमी सागर में है, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? किन यू ने हरी भौहों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। हरी भौहों वाले बूढ़े ने आंखें खोलीं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मैं म्यू यू झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुम्हें बता दूं कि वह महाविशेषज्ञ पश्चिमी सागर के सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित रक्त सागर में स्थित है। रक्त सागर, किन यू के मन में वह क्षेत्र उभर आया। पश्चिमी सागर अत्यंत विशाल था। जहाँ तक रक्त सागर का प्रश्न है, वह समुद्र के भीतर एक समुद्र था। पश्चिमी सागर की तुलना में रक्त सागर कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था। हालांकि पश्चिमी सागर की तुलना में वह करोड़ों मील के दायरे वाला एक क्षेत्र था। तुमने कहा था कि विशेषज्ञ रक्त सागर में है, किन यू ने एक बार फिर पूछा। किन यू को रक्त सागर में कोई सुपर विशेषज्ञ नहीं मिला। सचमुच? हरी भौहों वाले बूढ़े ने पूरे यकीन के साथ कहा। जाहिर है, वो बहुत पहले की बात है। मुझे नहीं पता कि वो महाविशेषज्ञ अब भी रक्त सागर में है या नहीं। हरी भौहों वाले बूढ़े ने किन यू को घूर कर देखा। क्या बात है, तुम उस महाविशेषज्ञ को ढूंढना चाहती हो? हाँ, किन यू, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। उस समय जब रक्त सागर में उस महाविशेषज्ञ ने मुझ पर हमला किया था, मुझे पता भी नहीं चला कि उस व्यक्ति ने मुझ पर कहाँ से हमला किया था। किसी के पास जाने पर भी उसका पता न चलना इस छुपे हुए विशेषज्ञ की छिपने की क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। किन यू को उस तरह के सुपर एक्सपर्ट की चाहत थी। अगर वह इस तरह के सुपर एक्सपर्ट को अपने कैंप में बुला पाता तो उसकी टीम की ताकत और भी बढ़ जाती। इस बात को लेकर कि क्या वह इस महाविशेषज्ञ को हरा पाएगा, किन यू को जरा भी चिंता नहीं थी। जब तक यह महाविशेषज्ञ उसके नए ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा, किन यू एक पूर्ण और अद्वितीय अस्तित्व होगा। रक्त सागर, रक्त सागर। किन यू ने अपने नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा से रक्त सागर का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वह अत्यंत सावधानी से उसका अवलोकन कर रहा था। भाई यू। उसके बगल में खड़े जियांगली ने किन यू को पुकारा। हालांकि किन यू को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा किन यू स्तब्ध था। रक्त सागर के भीतर एक भी व्यक्ति नहीं था। किन यू ने कितनी भी कोशिश की, उसे एक भी व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि किन यू ने एक बहुत ही खास जगह खोज निकाली। रक्त सागर अपने आसपास के सामान्य नीले रंग के समुद्री जल से बहुत अलग था। रक्त सागर का सामान्य सागर से अलग होना स्वाभाविक था। हालांकि जब किन यू ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि पूरे रक्त सागर की आभा बेहद क्षीण थी। यही जीवन की आभा थी। रक्त सागर की पूरी आभा को मिला भी दिया जाए तो भी वह बेहद कमजोर थी। लाखों मील की परिधि वाले रक्त सागर में फैलने के बाद यह आभा कितनी कमजोर होगी, ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। वह आभा इतनी कमजोर थी कि किन यू ने शुरुआत में इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। किन यू ने सोचा था कि रक्त सागर और आम समुद्रों में यही अंतर है। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। किन यू के मन में एक विचार आया। क्या ये हो सकता है कि यह रक्त सागर महासागर का कोई साधारण और साधारण हिस्सा न होकर किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया कोई विशेष हथियार हो। इस हथियार में उस विशेषज्ञ की आत्मा की आभा समाहित है। किन यू के मन में यह अनुमान था। भाई यू, जियांग ली की आवाज ने आखिरकार किन यू को जगा दिया। ली, क्या हुआ? जियांग ली ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। पहले जब सीनियर म्यू यू गए थे तो मैंने चिल्लाकर पूछा था कि क्या हमें वापस लौटना चाहिए, लेकिन आप बस भावशून्य भाव से वहीं खड़े रहे। वापस? हम कहाँ लौट रहे हैं? जुओ क्यूलिन ने अचानक पूछा। किन यू ने फिर भी सिर हिलाया और कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। लौटने से पहले मैं पश्चिमी सागर के रक्त सागर को देखने की योजना बना रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि समुद्र के भीतर इस समुद्र में आखिर क्या खासियत है। रक्त सागर, भाई यू, क्या आप उस सुपर विशेषज्ञ से मिलना चाहते हैं? जियांग ली ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन सीनियर म्यू यू ने पहले ही कहा था कि उस सुपर एक्सपर्ट के रक्त सागर से निकल जाने की संभावना है। जियांग ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। किन यू ने फिर भी सिर हिलाया और कहा, वहां जाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वरिष्ठ जुओ क्यूलिन, क्या आप हमसे जुड़ने के इच्छुक हैं? किन यू ने जुओ क्यूलिन की ओर देखा। हाँ, जुओ क्यूलिन ने सिर हिलाया। किन यू ने जुओ क्यूलिन से गंभीरता से कहा,
जैसा दिखता है वह रहस्यमय विशेषज्ञ बेहद शक्तिशाली है, इसलिए खतरे के समय मैं तुम्हें टेलीपोर्ट करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग कर सकता हूँ। उस समय कृपया इसका विरोध न करें। टेलीपोर्ट, ये कौन नहीं जानता, ज़ुओ क्यूलिन ने व्यंग्य किया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि खतरे के समय में तुम स्थान परिवर्तन का विरोध न करो। क्या ये ठीक है? इस समय किन यू अपने टेलीपोर्टेशन और गॉड किंग्स के टेलीपोर्टेशन के बीच का अंतर समझाने के लिए अनिच्छुक था। ज़ुओ क्यूलिन ने किन यू को गहरी नजर से देखा, फिर उसने उदासीनता से सिर हिलाया। ऐसे में चलो चलते हैं, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू ने ये शब्द पहले सिर्फ सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहे थे। आखिरकार उनमें से किसी ने भी पश्चिमी सागर के रक्त सागर के उस रहस्यमय विशेषज्ञ को नहीं देखा था। ठीक उसी तरह किन यू, जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन हवा में गायब हो गए। दिव्य लोक का पश्चिमी सागर अत्यंत विशाल और असीम था। पश्चिमी सागर के सबसे पश्चिमी क्षेत्र के पास एक ऐसा सागर क्षेत्र था जो पूरी तरह से लाल था। लाल सागर का पानी नीले सागर के पानी से बिल्कुल अलग था। इस लाल सागर के पानी से बने क्षेत्र को रक्त सागर कहा जाता था। रक्त सागर के अंदर कोई जीवित प्राणी नहीं था। पश्चिमी सागर और रक्त सागर के पास रहने वाले राक्षसी जानवर जानते थे कि रक्त सागर मृत्यु का स्थान है। अगर वे गलती से रक्त सागर की सीमा में तैर जाते तो उनका विनाश निश्चित था। किन यू, जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन रक्त सागर के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। इस रक्त सागर का पानी बिल्कुल भी रक्त नहीं है। इसमें खून की बदबू का जरा भी नामो निशान नहीं है। जियांग ली ने अपनी नाक से 2-4 बार सूंघा और फिर मुस्कुराते हुए किन यू से कहा। किन यू ने भी चेहरे पर मुस्कान के साथ हल्के से सिर हिलाया। किन यू, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ज़ुओ क्यूलिन ने धीमी आवाज में कहा। वह भी सतर्क हो गई थी। किन यू समझ गई कि यह रक्त सागर की विशेष आभा से उत्पन्न वातावरण है। जब तक कोई रक्त सागर के ऊपर रहेगा उसे इसका आभास हो जाएगा। जियांग ली की बात करें तो वह किन यू से चिपक गई थी। जियांग ली ने चीजों को जिस नजर से देखा उससे उसे विश्वास था कि जब तक वह किन यू के पास है, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए, सब ठीक रहेगा। किन यू ने अचानक स्पष्ट स्वर में कहा, मैं किन यू हूँ, मैं आपकी प्रतिष्ठा के लिए यहाँ आई हूँ। काश सीनियर इस किन यू से मिलने के लिए खुद को प्रस्तुत करने को तैयार होते। किन यू की आवाज रक्त सागर के पूरे वायु क्षेत्र में गूंज उठी। अजीब बात ये थी कि चाहे कुछ भी हो, किन यू की आवाज रक्त सागर से घिरे क्षेत्र से आगे नहीं फैल पा रही थी। भाई यू, क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई है? जियांग ली ने धीरे से पूछा। ज़ुओ क्यूलिन भी किन यू को देख रहा था। इस समय ज़ुओ क्यूलिन को अंदाजा हो गया था कि उस जगह पर खतरा है, लेकिन उसे यहाँ किसी की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था। अचानक, क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? विशाल और असीम रक्त सागर से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, मानो रक्त सागर के हर कोने से कोई बोल रहा हो। जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन की अभिव्यक्ति में तुरंत बदलाव आया। किन यू को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह रक्त सागर उस रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा परिष्कृत किया गया है। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, मैंने तो बस महसूस किया था कि इस रक्त सागर में एक अजीबोगरीब आभा है। ये जीवन की आभा होनी चाहिए। हाँ, दिलचस्प दिलचस्प। ऐसे में तुम रुक सकते हो और मेरे साथ चल सकते हो। बस एक जोरदार हंसी सुनाई दी। उसके बाद अंतहीन रक्त लाल रंग का समुद्री पानी हिलोरे मारने लगा। विशाल समुद्री जल ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, स्वर्ग और धरती को ढक लिया था। किन यू, जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन पल भर में रक्त समुद्र की दुनिया में समा गए थे। मौन, एक भयावह सन्नाटा। समुद्र का पानी अनगिनत मात्रा में हवा में उड़ गया था और घूमना बंद हो गया था। किन यू यहाँ तक कि खून जैसे लाल रंग के समुद्री पानी की बूंदों को भी हवा में रुका हुआ देख पा रहा था। उसी समय किन यू को लगा कि वह हिल नहीं पा रहा है। सिर्फ वह ही नहीं, ज़ुओ क्यूलिन और जियांग ली भी हिल नहीं पा रहे थे। किन यू को एक बार इसका एहसास हुआ था। यह आखिरी बार था जब असुर देवराज लुओफान ने टाइम स्टॉप का इस्तेमाल किया था। समय रुको, क्या वास्तव में दिव्य क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति है जो समय रोकने में सक्षम है? किन यू वास्तव में हैरान था। 3 देवराज मेरे रक्तदास बनेंगे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। वह हंसी गूंजी। दौड़ना। किन यू की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसके बाद किन यू, जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन इस रक्त सागर की दुनिया से गायब हो गए। वे नए ब्रह्मांड में लौट आए थे। रक्त लाल रंग का सारा समुद्र जल एक साथ इकट्ठा हो गया। करोड़ों मील की परिधि वाला रक्त सागर बिजली की गति से संघनित हो गया। अंततः वह लंबे लाल बालों, लाल भौहों और लाल रंग के वस्त्र वाली एक स्त्री में बदल गया। हालांकि वह स्त्री अद्भुत रूप से सुंदर थी, उसमें आकर्षण का लेशमात्र भी नहीं था। उसके पास बस एक प्रभावशाली आभा थी, मानो वह पूरी दुनिया को देख रही हो। इस समय वह महिला भौहें चढ़ा रही थी। पहले के दृश्य ने उसे स्पष्ट रूप से भ्रमित कर दिया था। अध्याय 629, पुस्तक 17 खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड। अध्याय 26, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति। नए ब्रह्मांड के बैंगनी रहस्यवादी तारे पर किन यू, जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन आकाश में प्रकट हुए। बैंगनी रहस्यमयी तारे पर वापस आकर किन यू ने मन ही मन राहत की सांस ली। पहले के दृश्य ने किन यू को सचमुच झकझोर दिया था। दिव्य क्षेत्र में वास्तव में असुर देवराज के अलावा एक और देवराज था जो समय रोकने में सक्षम था। क्या पहले जो हुआ वो टाइम स्टॉप था? मैंने उस सुपर एक्सपर्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ज़ुओ क्यूलिन की कर्कश आवाज सुनाई दी।
उसकी आंखों में एक ऐसा सदमा था जिसे छिपाना मुश्किल था। जियांग ली ने भी गंभीर भाव से कहा, अतीत में हमने केवल 8 महान पवित्र भूमियों और 3 महान आरोही शक्तियों के देवराजों पर ही ध्यान दिया था। उन छिपे हुए देवराजों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि छिपे हुए देवराजों के बीच कोई इतना भयावह व्यक्ति भी हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी सागर के वरिष्ठ म्यू यू अपने प्रतिद्वंद्वी का चेहरा देखने से पहले ही पराजित हो गए। किन यू की निगाहें एकाग्र थीं। उसने सिर हिलाया और कहा, लगता है दिव्य लोक के देवराजों की शक्ति उतनी सरल नहीं है जितनी मैंने सोची थी। किन यू, ज़ुओ क्यूलिन के चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आया। उसने किन यू को घूरा। किन यू, ये जगह आखिर कहाँ है? ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ अपने स्थानिक नियमों या समय त्वरण का उपयोग नहीं कर पा रही हूँ? ज़ुओ क्यूलिन अभी अभी रक्त सागर के रहस्यमय विशेषज्ञ के सदमे से बाहर निकली थी। फिर भी उसे उससे भी बड़ा झटका लगा। देवराजों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर पहुंचें, वे स्थानिक और लौकिक नियमों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। आखिरकार वे देवराज पहले कभी किसी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं गए थे। जियांग ली हंसने लगा। किन यू, आखिर वो क्या रहा है? ज़ुओ क्यूलिन ने किन यू को घूर कर देखा। यह वाकई बहुत डरावना था। स्थानिक नियमों का उपयोग न कर पाने वाले देवराजों और उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवताओं के बीच का अंतर बहुत कम था। किन यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यही मेरी दुनिया है। उसके ऐसा कहने के बाद किन यू ने और ज्यादा ध्यान से समझाने की जहमत नहीं उठाई। और इसी समय किन यू और उनके सामने हवाई क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा युवा पुरुष और महिलाएं उनकी ओर उड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने किन यू को देखा, वे तुरंत रुक गए। उन्होंने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, परम सर्वोच्च तृतीय ज्येष्ठ। ये 1 दर्जन से ज्यादा लोग सभी किन वंशज थे। इन किन वंशजों की नजरें किन यू की ओर थीं। उनमें एक असीम श्रद्धा का भाव समाया हुआ था। किन यू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब से किन यू ने दिव्य लोक, अमर लोक, शैतान लोक, नश्वर लोक और कई अन्य ब्रह्मांडीय स्थानों में स्थानिक चैनल छोड़े हैं, तब से कई किन कुलों के लोग अक्सर बैंगनी रहस्यमय तारे पर आते रहे हैं। कई लोग तो बैंगनी रहस्यमय तारे पर विभिन्न जानवर भी लाए थे। ये देखकर कि किन यू अपनी बात नहीं समझा रहा था, ज़ुओ क्यूलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा और कुछ और नहीं पूछा। ज़ुओ क्यूलिन एक घमंडी इंसान थी और चूंकि किन यू अपनी बात नहीं समझाना चाहता था, इसलिए वह उससे आगे पूछने के लिए खुद को नीचा दिखाने को तैयार नहीं की। किन यू, जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन 3 प्रकाश किरणों में बदल गए। वे सीधे बैंगनी रहस्यमय हवेली के द्वार पर पहुंच गए। अंकल लैन वापस आ गए हैं। किन यू के एक इरादे से उसे जियांग लैन मिल गई, जो यी फैंग के साथ बातें कर रही थी और शतरंज खेल रही थी। जियांग लैन और यी फैंग बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। जियांग ली और ज़ुओ क्यूलिन को साथ लेकर किन यू सीधे जियांग लैन और यी फैंग की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में किन यू का सामना कई स्वर्गीय देवता सेवकों और किन वंशजों से हुआ। शांत प्रांगण में प्रवेश करने के बाद जियांग लैन और यी फैंग ने एक साथ अपना सिर आंगन के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया। ज़ुओ क्यूलिन को देखते ही जियांग लैन और यी फैंग दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे अनायास ही उठ खड़े हुए। वे ज़ुओ क्यूलिन को बेवकूफी भरी नजरों से देख रहे थे। काफी देर बाद ही जियांग लैन और यी फैंग अपनी स्तब्ध अवस्था से जागे। बहुत ज्यादा समानता, बहुत ज्यादा समानता, जियांग लैन ने धीमी आवाज में कहा। यी फैंग की नजर अभी भी ज़ुओ क्यूलिन पर थी। इससे वह असंतुष्ट होकर ठंडी आवाज में हुंकार उठी। उसके बाद यी फैंग शर्मिंदगी से मुस्कुराई। मुझे लगता है कि तुम ही भगवान राजा ज़ुओ क्यूलिन हो, है ना? ज़ुओ क्यूलिन ने जियांग लैन और यी फैंग पर एक नजर डाली। फिर उसने किन यू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, किन यू, मेरे लिए रहने की जगह का इंतजाम करो। मैं इन दोनों से मिलना नहीं चाहती। ज़ुओ क्यूलिन ने यी फैंग और जियांग लैन पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। यी फैंग और जियांग लैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे बस बेबसी से मुस्कुरा सके। किन यू मन ही मन हंसा। वह खुद भी अच्छी तरह जानता था, चूंकि ज़ुओ क्यूलिन और ज़ुओ क्यूमेई सगी बहनें थीं, इसलिए उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। बस उनके व्यक्तित्व का फर्क था। यी फैंग और जियांग लैन दोनों ही हर समय ज़ुओ क्यूमेई के बारे में सोचते रहते थे। मुमकिन है कि वे सपनों में भी उसे देखते हों। अब ज़ुओ क्यूलिन को देखकर वे कैसे दंग रह जाते। दुर्भाग्य से ज़ुओ क्यूलिन उन्हें बहुत नापसंद करता था। शायद ये ज़ुओ क्यूलिन अंकल लैन और यी फैंग द्वारा उसकी छोटी बहन को न बचा पाने से बहुत नाराज थी। किन यू ने अपने दिल में अनुमान लगाया। इस समय ज़ुओ क्यूलिन ने असंतुष्ट भाव से किन यू की ओर देखा। किन यू, तुम मेरे रहने के लिए अभी तक कोई जगह क्यों नहीं तय कर रही हो? इन 2 आदमियों को अपने सामने देखकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ज़ुओ क्यूलिन के चेहरे पर इतनी ठंडक थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर बर्फ की एक परत चढ़ गई हो। ज़ुओ क्यूलिन से ऐसी दुर्भावनापूर्ण बातें सुनकर जियांग लैन और यी फैंग केवल शर्मिंदगी से मुस्कुरा सकते थे। अंकल फू, किन यू बोला। अंकल फू हवा की तरह आंगन में प्रकट हुए। उन्होंने किन यू को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, अंकल फू, सीनियर ज़ुओ क्यूलिन के लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम कीजिए। किन यू ने सीधे कहा। किन यू ने पर्पल मिस्टिक हवेली के प्रबंधन का सारा काम हाउसकीपर अंकल फू को सौंप दिया था। जी हाँ, गुरुजी। अंकल फू ने ज़ुओ क्यूलिन को प्रणाम किया। लेडी ज़ुओ क्यूलिन, कृपया मेरे पीछे आइए। इसके बाद अंकल फू आगे बढ़ने लगे और ज़ुओ क्यूलिन भी उनके साथ चल पड़ी। ज़ुओ क्यूलिन के जाने के बाद जियांग लैन और यी फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपने सिर हिलाए। छोटी यू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मी की बड़ी बहन को बुलाओगी। जियांग फान ने प्रशंसा से भरी सांस के साथ कहा।
बस उसकी आंखों में एक धुंधली बेबसी झलक रही थी। यी फेंग ने जियांग लैन के कंधे पर थपथपाया। जियांग लैन, ऐसा लगता है कि आने वाले दिन कठिनाइयों से भरे होंगे। जियांग लैन के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने किन यू की ओर देखा और पूछा, छोटी यू, अब तुमने जुओ क्यूलिन को हमारे शिविर में आमंत्रित किया है। मैं जुओ क्यूलिन की ताकत से परिचित हूँ। उसके साथ यी फेंग और तुम्हारे साथ अगर मैं और ली एर भी शामिल न हूँ तो भी तुम सब दिव्य क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए पर्याप्त होगे। अब तुम क्या करने की योजना बना रही हो? किन यू जानता था कि अंकल लैन 8 महान दिव्य परिवारों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नहीं होंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक समय न हो। आखिरकार जियांग लैन जियांग वंश से ही तो था। 8 महान दिव्य परिवारों के साथ उसके रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों न हो, वह सीधे 8 महान दिव्य परिवारों के लोगों को मारने नहीं निकलेगा। जियांग लैन ने जो कहा था उसके अनुसार वह पीछे रहकर होउ फी, हे यू, किन फेंग, किन जिंग और उनकी रक्षा करेगा। यी फेंग ने किन यू की तरफ भी देखा। वह भी जानना चाहता था कि किन यू आगे क्या करने की योजना बना रही है। मैं दिव्य क्षेत्र में एक शहर बनाने की योजना बना रहा हूँ, किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। एक शहर बसाओ? जियांग लैन और यी फेंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए किन यू की तरफ देखा। छोटी यू, आगे बढ़ो। किन यू ने सिर हिलाया और कहा, दिव्य क्षेत्र में 8 महान पवित्र भूमियां और 3 महान आरोही शक्तियां हैं। मेरी योजना है कि हमारा पक्ष चौथी महान आरोही शक्ति बने। हमारे पक्ष के पीछे नया ब्रह्मांड खड़ा है। मेरा मानना है कि हमारे पास दिव्य क्षेत्र में पैर जमाने के लिए पर्याप्त शक्ति है। तुम बहुत आश्वस्त हो। किन यू, तुम अपना शहर कहाँ बनाने की योजना बना रही हो? यी फेंग ने मुस्कुराते हुए किन यू की ओर देखा। किन यू ने अपने बगल में बैठे जियांग ली पर एक नजर डाली। उनकी नजरें मिली। दोनों मुस्कुराए। धुंधला दलदल, सुदूर पूर्वी क्षेत्र के माउंट डेजलिंग गोल्ड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के फॉरेस्ट ओशन सिटी के बीच का स्थान, वह धूमिल दलदल जिसकी सीमा माउंट डेजलिंग गोल्ड की शक्ति सीमा के बराबर है। धूमिल दलदल को चुनने का निर्णय किन यू और जियांग ली ने बातचीत में लिया था। धुंधले दलदल का दायरा बेहद विशाल है। आमतौर पर स्वर्गीय देवता भी इसमें सहजता से प्रवेश करने का साहस नहीं करते। इसके अलावा अगर देवता इस जगह में प्रवेश कर भी लेते तो वे दलदल में धंस जाते और दलदल के भीतर मौजूद राक्षसी जानवरों का निशाना बन जाते। उनकी नियति केवल मृत्यु ही थी। आपके द्वारा ऐसी जगह चुनने के लिए यी फेंग की भौहें तन गईं। किन यू हल्के से मुस्कुराई। दूसरों के लिए ये जगह थोड़ी परेशानी वाली है, लेकिन मेरे लिए ये बेहद आसान है। अंकल यी फेंग, अंकल लैन, यह मत भूलिए कि मैं एक फॉर्मेशन एरे ग्रैंडमास्टर हूँ। किन यू के ये शब्द कहने के बाद जियांग लैन और यी फेंग को अचानक एहसास हुआ। अब वे जानते थे कि किन यू क्या करने की योजना बना रहा था। ऐसी स्थिति में आप उस शहर का निर्माण कब करने की योजना बना रहे हैं? जियांग लैन ने पूछा। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, लियर और मैंने इस बारे में पहले भी सलाह मशविरा किया था। हम अपने बच्चे का जन्म सम्मान के साथ कराना चाहते हैं, इसलिए हम शहर के निर्माण कार्य पूरा होने तक इंतजार करने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद ही अपने बच्चे के जन्म की अनुमति देंगे। जियांग ली ने धीरे से उसके पेट को सहलाया। उसके चेहरे पर एक स्नेही माँ जैसी चमक थी। फिर उसने अपना सिर उठाया और बगल में किन यू की ओर देखा। उसके बाद वह मुस्कुराई और जियांग लैन और यी फेंग की ओर देखा। अंकल लैन, अंकल यी फेंग, अभी तो हम बस आंटी जुओ क्यूलिन द्वारा उस प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को परिष्कृत करने का इंतजार कर रहे हैं। भाई यू उन्हें एक ऐसा स्थान बनाने में मदद करेंगे जहां समय 1 लाख गुना बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि वह इसे 10 साल में परिष्कृत कर लेंगी। प्रथम श्रेणी का ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना। जियांग लैन की आंखें चमक उठीं। फिर वह हंसने लगा। हा, लिटिल यू, जुओ क्यूलिन के पास एक प्रथम श्रेणी का ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना है। भाई यी फेंग के पास भी एक प्रथम श्रेणी का ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना है। तुम्हारे और लियर के पास भी प्रथम श्रेणी का ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना है। और फिर मेरे पास भी एक है। तुम्हारे दिव्य क्षेत्र की चौथी आरोही शक्ति का आधार अत्यंत दृढ़ और ठोस है। संपूर्ण दिव्य क्षेत्र में वास्तव में किस शक्ति के पास अपने देवराजों के लिए इतने प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने थे? नश्वर लोक का स्थान अब पूरा हो चुका था। अब किन यू के लिए समय को 1 लाख गुना तेज करना बेहद आसान था। किन यू ने जुओ क्यूलिन को चुपचाप 10,000 विलो राजदंड को परिष्कृत करने के लिए एक स्थान तैयार किया। इसके बाद किन यू बैंगनी रहस्यमय हवेली में लौट आया। हो फी और हे यू दोनों प्रशिक्षण ले रहे थे। किन यू भी मार्शल आर्ट के अभ्यास कक्ष में प्रार्थना की चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आत्मा इस समय पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुकी थी। ची टिल्डर अनगिनत मात्रा में ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो रही थी। नश्वर लोक के ऊपर ब्रह्मांडीय स्थानों की परत भी बढ़ रही थी। एक एक करके अमर, शैतान और दानव लोक के समान स्तर के ब्रह्मांडीय स्थान उत्पन्न होने लगे। किन यू, जिसकी आंखें पहले बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक उलझन सी उभर आई। इसके बाद किन यू टेलीपोर्टेशन के जरिए मार्शल प्रैक्टिस रूम से गायब हो गया। नए ब्रह्मांड के नश्वर क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में ब्रह्मांडीय स्थान थे। इस क्षेत्र में एक स्थानिक दरार थी जो 3 ब्रह्मांडीय स्थानों की सीमा बनाती थी। उस स्थानिक दरार के भीतर की ऊर्जा अत्यंत अराजक थी। बिखरे हुए स्थान लगातार इस स्थानिक दरार से होकर बह रहे थे। इस अंतरिक्षीय दरार के केंद्र में एक साधारण सी जगह पर वास्तव में एक मुट्ठी भर रंगीन रोशनी तैर रही थी। किन यू की बात करें तो वह इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। ये ब्रह्मांडीय उत्पत्ति है। किन यू की आंखें खुशी से भर आईं।
उसने मुट्ठी भर रंग बिरंगी रोशनी को गौर से देखा। ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का ये पिंड किन यू द्वारा खोजे जाने से पहले बहुत कम समय के लिए ही पैदा हुआ था। मैं इस बात से उलझन में हूँ कि दिव्य लोक के 8 महान ऋषि सम्राट ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम क्यों थे, फिर भी मेरे नए ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय मूल क्यों नहीं है। तो यह मामला था। किन यू को अचानक एहसास हुआ जब ब्रह्मांड ने पहली बार बढ़ना शुरू किया तो उसने ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करके बढ़ना शुरू कर दिया। उस समय वह संसाधनों की कमी की स्थिति में था। फिर भी अब नश्वर क्षेत्र ब्रह्मांडीय स्थान स्थापित हो चुके थे। हालांकि अमर, शैतान और दानव क्षेत्र की परत वाला ब्रह्मांडीय स्थान अभी भी विकास की प्रक्रिया में था, लेकिन ब्रह्मांड को विकसित करने के लिए आवश्यक ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा कम होती जा रही थी। आखिरकार ब्रह्मांड एक पिरामिड की अवस्था में था। ब्रह्मांड की परत जितनी ऊपर जाती उतनी ही कम ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती, और अब नए ब्रह्मांड द्वारा अवशोषित ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा उसके द्वारा उपभोग की गई मात्रा से कहीं अधिक हो गई थी। दूसरे शब्दों में ये अतिरिक्त संसाधनों की स्थिति में पहुंच गया था। ब्रह्मांड के जटिल अवशोषण, शोधन और रूपांतरण के बाद अधिशेष ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का निर्माण करेगी। ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का निर्माण अत्यंत जटिल था। अवशोषण दर पहले से ही उपभोग दर से ज्यादा है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा की मात्रा और भी ज्यादा प्रचुर होती जाएगी। किन यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किन यू साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि मुट्ठी भर रंगीन रोशनी का ये पिंड धीरे धीरे फैल और सिकुड़ रहा था, मानो वह जीवित हो। साथ ही उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। कोई यह अनुमान लगा सकता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण पूरा हो जाएगा तो इस ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। ये ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा किन यू के एक इरादे से उसकी आत्मा की ऊर्जा पूरी तरह से ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के साथ विलीन हो गई। किन यू इस ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा को पूरी तरह से समझ गया। आदिकालीन अराजकता यिन और यांग में बदल गई, जिससे 5 तत्व बने: सोना, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। यिन अंधकार में बदल गया और यांग प्रकाश में। सोना, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी ने मिलकर पूरी दुनिया का निर्माण किया। इसके अलावा बिजली की ऊर्जा भी है जो संतुलन का प्रभारी है। टीएल स्वर्ण तत्व धातु तत्व के समान है। संपादक मूलतः सीडी के अंतिम अध्याय में होंगमिंग द्वारा ब्रह्मांड की व्याख्या। किन यू को अपने दिल में ये सब समझ में आ गया। अब उसे समझ आ गया था कि वे 8 महान पवित्र भूमियां हमेशा के लिए दिव्य क्षेत्र में क्यों स्थित रहेंगी। अब ऐसा लग रहा था कि वे 8 महान पवित्र भूमियां 8 सबसे मौलिक ऊर्जाओं की अधिष्ठात्री थीं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड की गृहपालिकाएं थीं। अध्याय 630, पुस्तक 17, खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड, अध्याय 27, गॉड किंग स्टेज। किन यू ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को 8 भागों में विभाजित किया और इस रंगीन ऊर्जा के ढेर से 8 अलग अलग प्रकार की मूल ऊर्जाओं को समेट लिया। वह इन 8 अलग अलग मूल ऊर्जाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने लगा। किन यू हैरान रह गया। मेरे नए ब्रह्मांड की मूल ऊर्जाएं दिव्य क्षेत्र की मूल ऊर्जाओं से इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? किन यू ने अपना सिर घुमाया और एक मोती निकाला। अग्नि मूल आध्यात्मिक मोती। यह अग्नि मूल आध्यात्मिक मोती चांदी के बालों वाले, चांदी की आंखों वाले उस युवक ने अपने रहस्यमय गुरु के आदेश पर किन यू को दिया था। चूंकि किन यू के पास अग्नि मूल आध्यात्मिक मोती था, इसलिए किन यू स्वाभाविक रूप से इस अग्नि मूल आध्यात्मिक मोती की ऊर्जा विशेषताओं से अच्छी तरह परिचित हो गया था। इस समय किन यू को पता चला कि उसके नए ब्रह्मांड की अग्नि मूल ऊर्जा वास्तव में अग्नि मूल आध्यात्मिक मोती की ऊर्जा के समान थी। विभिन्न ब्रह्मांडों की मूल ऊर्जाएं एक जैसी क्यों होंगी? कम से कम यह अग्नि मूल ऊर्जा तो बिल्कुल एक जैसी ही है। किन यू ने भौहें चढ़ा ली और मन ही मन सोचने लगा। नया ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग था जिसमें दिव्य क्षेत्र था। उनमें से प्रत्येक के अपने अपने लौकिक और स्थानिक नियम थे। मूल ऊर्जाएं बिल्कुल एक जैसी क्यों होंगी? एक बार जब उसने सोचना शुरू किया तो किन यू कई महीनों तक सोचता रहा। जब वह सोच रहा था, किन यू समय के प्रवाह को भांप नहीं पाया। कुछ ही महीनों में नवनिर्मित मूल ऊर्जा का ये पिंड आधे आदमी के आकार का हो गया था। ये हो सकता है। अचानक किन यू के मन में एक विचार कौंधा। उसे ज्ञानोदय का एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मूल ऊर्जा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध ऐसा ही हो? जब सार्वभौमिक विश्व का निर्माण हुआ, जब स्वर्ग और पृथ्वी के विभाजन के साथ काली और पीली ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो किन यू को पहले से ही पता था कि यह काली और पीली ऊर्जा निश्चित तत्वों को स्थापित करने और अंतरिक्ष को स्थिर करने के लिए थी। और अब ब्रह्मांड विकास की अवस्था में था। चाहे कुछ भी हो, काली और पीली ऊर्जा ब्रह्मांड को छोड़ नहीं सकती थी। काली और पीली ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को स्थिर करने के लिए मौजूद थी। जब ब्रह्मांड का निर्माण पूरा हो गया तो काली और पीली ऊर्जा खुद को ब्रह्मांड से अलग कर सकती थी। जहाँ तक ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का प्रश्न है, सही किन यू ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे विश्वास हुआ कि जो दृष्टिकोण उसने अचानक सोचा था वह सही था। जैसा कि कहा जाता है, महान दाव सरलता का आगमन था। शुरुआत में किन यू ने ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा और स्थानिक तथा लौकिक नियमों के बीच के संबंध को बहुत जटिल समझा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि चाहे वह मेरा ब्रह्मांड हो या वह ब्रह्मांड जिसमें दिव्य क्षेत्र स्थित है, दोनों का निर्माण ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण से हुआ होगा। चूंकि दोनों ने ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया है, तो घर बनाने की तरह। चूंकि घर बनाने में प्रयुक्त सामग्री एक ही है, तो घर की सामग्री भी एक ही होगी। यदि कोई लौकिक और स्थानिक नियमों को न देखे तो ये दोनों ब्रह्मांड आंतरिक रूप से एक ही होने चाहिए।
किन यू का दृष्टिकोण सही था। नए ब्रह्मांड का बैंगनी रहस्यमय तारा आध्यात्मिक ऊर्जा भी दे सकता था। वहाँ तारे और ग्रह भी प्रकट हो सकते थे। इन सब का अर्थ था कि यदि कोई स्थानिक और लौकिक नियमों को न देखे तो दोनों ब्रह्मांड बिल्कुल एक जैसे ही थे। जहाँ तक लौकिक नियमों और स्थानिक नियमों का प्रश्न है, वे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए हैं। ये घर की चाबी की तरह है। हालांकि दोनों घर बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन इन घरों को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाबियां अलग अलग हैं। स्थानिक नियम और लौकिक नियम ही वे कुंजियां हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। किन यू के चेहरे पर मुस्कान थी। जहाँ तक ब्रह्मांडीय उद्गम ऊर्जा का प्रश्न है, ये ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा के रूपांतरण से निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में, ये ब्रह्मांड के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ का रूपांतरण है। दोनों ब्रह्मांड मूलतः एक ही हैं। चाहे वह ब्रह्मांडीय स्थानों, तारों, ग्रहों आदि की पृथक्करण झिल्ली हो, वे सभी एक ही हैं। ये ब्रह्मांडीय उद्गम ऊर्जा केवल ब्रह्मांड से ही संबंधित है। इस प्रकार ये भी स्पष्ट करता है कि दोनों ब्रह्मांडों की ब्रह्मांडीय उद्गम ऊर्जाएं बिल्कुल एक ही क्यों हैं। किन यू का दिल खुला और साफ था। वास्तव में ये सब एक ही सिद्धांत था। चाहे वे स्थानिक नियम हों या लौकिक नियम, वे तो बस नियम ही थे। जहाँ तक स्थानिक ऊर्जा और लौकिक ऊर्जा का प्रश्न है, वे एक प्रकार की ऊर्जा थीं जो ब्रह्मांड से संबंधित थीं। देवराज केवल ऐसे व्यक्ति थे जो कानूनों के प्रयोग के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित करते थे। स्थानिक नियमों और लौकिक नियमों की व्यवस्था उस व्यक्ति से संबंधित होनी चाहिए जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। किन यू केवल ऐसा ही मान सकता था। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग साधना पद्धतियां थीं। इस प्रकार उनके द्वारा निर्मित ब्रह्मांड ने विभिन्न प्रकार के लौकिक और स्थानिक नियमों को जन्म दिया। ये ब्रह्मांडीय उद्गम ऊर्जा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे मूल ऊर्जा है। ब्रह्मांडीय उद्गम ऊर्जा की गति ब्रह्मांड की स्थानिक और लौकिक ऊर्जा से भी संबंधित थी। किन यू की आत्मा ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के इस विशाल पिंड के साथ विलीन हो गई थी। ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का ये पिंड निरंतर फैल और सिकुड़ रहा था। किन यू स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। इस ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का विस्तार और संकुचन एक विशेष लय का पालन करता था। संयोग से यह नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा और लौकिक ऊर्जा की गति के अनुरूप था। किन यू की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर ऐसा है तो मैं, किन यू के मन में एक विचार आया। ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के माध्यम से मैं पूरे नए ब्रह्मांड की स्थानिक और लौकिक ऊर्जा की गति को महसूस कर सकता हूँ। उस स्थिति में क्या मैं अपनी ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के माध्यम से दिव्य क्षेत्र की स्थानिक और लौकिक ऊर्जा से युक्त पूरे ब्रह्मांड की गति को भी महसूस नहीं कर पाऊंगा। किन यू का दिल तुरंत भड़क उठा। नया ब्रह्मांड दिव्य लोक, अमर लोक, शैतान लोक और दानव लोक तथा अनेक अन्य ब्रह्मांडीय स्थानों से जुड़ा हुआ था। किन यू नए ब्रह्मांड से सीधे नश्वर लोक के ब्रह्मांडीय स्थान पर पहुंच गया। ये किन यू का गृहनगर था। यह वह ब्रह्मांडीय स्थान था जिसमें बैंगनी रहस्यमय सितारा था। वह स्थान जहां दिव्य क्षेत्र की ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा समाहित है। मेरे नए ब्रह्मांड में उसके स्थान के निकट स्थित होना चाहिए। किन यू ने अपना हाथ हिलाया और एक स्थानिक दरार बना दी। किन यू स्थानिक दरार में चला गया। अंतरिक्षीय दरार के अंदर का माहौल बेहद अस्त व्यस्त था। किन यू भी खुद को थोड़ी मुश्किल स्थिति में पा रहा था। यह मेरा अपना ब्रह्मांड नहीं है, किन यू ने बेबसी से कहा। अगर यह नए ब्रह्मांड का कोई अंतरिक्षीय दरार होता तो किन यू निश्चित रूप से इसमें आसानी से यात्रा कर पाता। हालांकि अब इस स्थानिक दरार के भीतर स्थानिक ऊर्जा अत्यंत अराजक थी। स्थानिक ऊर्जा को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था। यहाँ तक कि देवराज भी अपने लिए मुसीबतें खड़ी करके स्थानिक दरार में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जहाँ तक किन यू की बात है, वह अपनी सुरक्षा के लिए नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। चूंकि किन यू नए ब्रह्मांड का स्वामी था, इसलिए नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा को नियंत्रित करना उसके लिए बेहद आसान काम था। हालांकि स्थिति थोड़ी कठिन है, फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा है। किन यू हल्के से मुस्कुराया। उसके बाद उसकी स्थानिक ऊर्जा इस स्थानिक दरार में फैलने लगी। उसने ध्यानपूर्वक ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा की खोज शुरू कर दी। केवल किन यू ही स्थानिक दरार के साथ स्थानिक ऊर्जा का आसानी से उपयोग कर सकता था। अगर अन्य देवराज आते तो वे धूल से ढक जाते। नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा निरंतर फैल रही थी। किन यू द्वारा उपयोग की जा सकने वाली नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जा रही थी। जब किन यू ने 10 दिव्य लोकों से भी बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया तो अंततः उसने ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा की खोज कर ली। हाफ टेलीपोर्टेशन के माध्यम से किन यू उस स्थान पर पहुंच गया। जब उसने अपने सामने ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा को देखा तो किन यू पूरी तरह से दंग रह गया। मेरे नए ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा अभी केवल आधे मनुष्य के आकार की है, फिर भी यह पूर्ण ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा। ये किन यू ने अपना सिर उठाया और अपने सामने विशाल रंगीन प्रकाश गोलाकार को देखा। यह विशाल गोलाकार आकृति इतनी बड़ी थी कि वह भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। उसके सामने खड़े होकर किन यू को पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता था। धीरे धीरे घूमता हुआ विशाल रंगीन गोला किसी चमकते तारे जैसा लग रहा था। वह लगातार फैल और सिकुड़ रहा था। एक ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा जो पूरी हो चुकी है, वह उस ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा से करोड़ों गुना बड़ी है जो अभी अभी मेरे नए ब्रह्मांड में पैदा हुई है। किन यू हल्के से मुस्कुराया। उसके बाद किन यू एक प्रकाश की चमक में बदल गया और विशाल रंगीन प्रकाश गोलाकार के ऊपर उड़ गया। वह हवा में पालथी मारकर बैठ गया। साथ ही उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रसार भी शुरू कर दिया। उनकी आत्मिक ऊर्जा निरंतर फैल रही थी और यहाँ तक कि विशाल रंगीन प्रकाश गोलाकार में विलीन हो रही थी। जब किन यू की आत्मिक ऊर्जा ने इस विशाल प्रकाश गोलाकार को छुआ तो कुछ नहीं हुआ।
हालांकि जब किन्यू ने अपनी आत्मिक ऊर्जा के साथ इस रंगीन प्रकाश गोलाकार में प्रवेश करने की कोशिश की, ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा जो वहां एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खड़ी थी, अचानक पलटवार करने लगी। किन्यू की आत्मिक ऊर्जा का स्पर्शक तेजी से अपने आप हट गया। किन्यू के चेहरे का भाव भी थोड़ा पीला पड़ गया था। एक पल में किन्यू को समझ आ गया, जब वह अपने नए ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के खंड पर शोध कर रहा था तो ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा उसके द्वारा चाहे जिस तरह से भी शोध की गई हो, अत्यंत आज्ञाकारी रही। यहाँ तक कि जब किन्यू ने रंगीन प्रकाश को 8 अलग अलग भागों में विभाजित किया, तब भी उस ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा ने किन्यू पर आक्रमण नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किन्यू का अपना ब्रह्मांड था जहाँ किन्यू निर्माता था। हालांकि ये दिव्य लोक ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड नहीं था जिसे उसने स्वयं निर्मित किया था। विशाल ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा से निर्मित ये खगोलीय पिंड अद्भुत मात्रा में मूल ऊर्जा से उमड़ रहा था। 8 महान ऋषि सम्राटों द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के छोटे से अंश की तुलना में ये ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा थी। यह विशाल खगोलीय पिंड किन्यू को आसानी से अपने में समाहित कैसे कर सकता था? अगर मैं खुद को इसके साथ आत्मसात नहीं कर सकता तो मैं इस पर शोध कैसे कर सकता हूँ? किन्यू परेशान हो गया। उसने भौहें चढ़ाईं और अपने सामने विशाल आकाशीय पिंड की ओर देखा। अंततः किन्यू के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का विदेशी द्वेषी स्वभाव सचमुच बहुत प्रबल था। अचानक किन्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सही है, मेरे नए ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा इस दिव्य क्षेत्र के ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के समान है। ऐसे में मैं अपनी कुछ ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा यहाँ ला सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा? एक बार जब उसने ये सोचा तो किन्यू ने तुरंत इसे करना शुरू कर दिया। किन्यू टेलीपोर्टेशन के साथ अपने नए ब्रह्मांड में लौट आया। उसके नए ब्रह्मांड में रंगीन प्रकाश का वह पिंड आधे मनुष्य के आकार का था। उसमें 8 अलग अलग मूल ऊर्जाएं समाहित थीं। किन्यू ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को उसमें आसानी से समाहित कर लिया। एक इरादे के साथ इस आधे आदमी के आकार के रंगीन प्रकाश के ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा पिंड में से एक फुटबॉल के आकार का पिंड मुख्य शरीर से अलग होकर सीधे किन्यू के शरीर में समा गया। जरा भी विरोध नहीं हुआ। जब किन्यू ने इस फुटबॉल के आकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने मन में उतारा तो किन्यू के चेहरे पर अचानक एक सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा सचमुच अद्भुत है। रंगीन रोशनी के उस ढेले ने असल में किन्यू की नवजात आत्मा को ढक लिया था। सूखी हुई नदी की धारा की तरह किन्यू की नवजात आत्मा ने उस रंगीन रोशनी को अपनी पूरी शक्ति से सोखना शुरू कर दिया। किन्यू अपनी नवजात आत्मा के परिवर्तन को साफ साफ महसूस कर पा रहा था। ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा एक अत्यंत गहन और रहस्यमय प्रकार की ऊर्जा थी। यहाँ तक कि 8 महान ऋषि सम्राट भी अपने कुल रक्षा आध्यात्मिक निधियों के माध्यम से ही ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर पाए थे। वे ऐसी अवस्था प्राप्त करने में असमर्थ थे जहाँ उनकी आत्मा मूल ऊर्जा के साथ विलीन हो जाए। यदि वे अपनी आत्मा को मूल ऊर्जा के साथ मिलाना चाहते हैं तो उन्हें वही भाग्य प्राप्त होगा जो किन्यू को पहले मिला था। उन्हें मूल ऊर्जा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा। केवल ब्रह्मांड का निर्माता ही ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा को बिना आक्रमण किए आसानी से अवशोषित करने में सक्षम था। जब किन्यू ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के उस ढेले के साथ विलीन हुआ तो किन्यू को लगा कि उसकी आत्मा असीम ऊर्जा से भर गई है। यह अनुभूति उस समय की तुलना में और भी तीव्र थी जब उल्कापिंडीय अश्रु की जीवन तत्व ऊर्जा ने उसकी आत्मा को भर दिया था। उसकी आत्मा आंतरिक रूप से परिवर्तित हो चुकी थी। दिव्य क्षेत्र के धूमिल दलदल के किनारे पर किन्यू हवा में प्रकट हुआ। किन्यू की आत्मा ने दिव्य क्षेत्र के अंतरिक्ष की गति को आसानी से भांप लिया। ये गति ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा के संकुचन और विस्तार के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। यह अनुभूति पहले की तुलना में 1 लाख गुना अधिक स्पष्ट थी। पहले दिव्य लोक का स्थान सिर पर घूंघट ओढ़े एक सुंदर स्त्री के समान था, लेकिन अब उसके सिर पर से घूंघट हट गया था। स्थान की गति इतनी स्पष्ट थी। हाँ, स्थानिक नियम तो ये है स्थानिक नियम। स्थानिक हिमीकरण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल ऊर्जा का उपयोग करने से व्यक्ति स्थानिक हिमीकरण का उपयोग कर पाता है। किन्यू अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी बेहद साफ थी। शुरुआत में किन्यू की अंतरिक्ष संबंधी समझ पहले ही उच्च स्तरीय स्वर्गीय देवता के शिखर तक पहुंच चुकी थी। वह देवराज स्तर से बस एक कदम दूर था और अब उसकी आत्मा के परिवर्तन ने किन्यू को समझ हासिल करने और उस अंतिम परत को हटाने में मदद की थी जो उसे देवराज होने से अलग करती थी। 8 महान ऋषि सम्राट अपने कुल रक्षा आध्यात्मिक कोश का उपयोग करके अंतरिक्ष को स्थिर करने के लिए मूल ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने में सक्षम थे। मेरे वर्तमान रूप के लिए स्थानिक स्थिरीकरण करना कठिन नहीं है। चूंकि मेरी आत्मा पहले ही मूल ऊर्जा को अवशोषित कर चुकी है, इसलिए मैं इसे और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने सभी 8 प्रकार की मूल ऊर्जाओं को अवशोषित कर लिया है। किन्यू ने अपने सामने स्थित स्थान की ओर इशारा किया। उसने धीरे से अपने मुंह से ये शब्द कहे, स्थानिक ठंड। उसके सामने 10,000 मील का स्थान पूरी तरह जम गया था। इस 10,000 मील के क्षेत्र में अंतरिक्ष की गति पूरी तरह से गायब हो गई थी। हाँ, 2 अलग अलग ब्रह्मांड, लौकिक नियमों और स्थानिक नियमों के अलावा बाकी सब वास्तव में एक ही थे। ये ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा भी बिल्कुल वैसी ही है। अपनी ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा का उपयोग करके मैं दिव्य लोक के ब्रह्मांड में स्थानिक हिमीकरण भी कर सकता हूँ। किन्यू को सुखद आश्चर्य हुआ। किन्यू के मन में उसकी नवजात आत्मा एक चीनी मिट्टी के चमकीले रंग में बदल गई थी। कभी कभी ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा जैसी रंगीन रोशनी भी टिमटिमाती रहती थी। किन्यू के इरादे से जमी हुई जगह सामान्य हो गई।
अचानक रंबल टिल्डर 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 धूमिल दलदल के ऊपर का आकाश हिलने लगा। 7 रंगों वाले शुभ बादलों ने विशाल आकाश को भर दिया। विशाल आकाश में भयंकर गड़गड़ाहट गूंज उठी। उनकी ध्वनि से पूरा स्वर्ग हिल गया। इस क्षण दिव्य लोक के सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। आकाश के संकेत का अर्थ उन्हें बिल्कुल स्पष्ट था। एक नए देवराज का जन्म हुआ था। डुआनमू यू और जियांग ली के बाद एक और देवराज पैदा हो गया है। दिव्य क्षेत्र के अधिकांश देवराजों ने अपनी दिव्य चेतना फैलाई और धूमिल दलदल की खोज शुरू कर दी। वे सभी जानना चाहते थे कि नया देवराज कौन है। अध्याय 631, पुस्तक 17 खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड। अध्याय 28, नींव रखना। एक देवराज की दिव्य चेतना द्वारा दूसरे की खोज किए जाने पर किम यू ने खुद को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह हल्के से मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ पीठ के पीछे करके धुंधले दलदल के किनारे खड़ा था। उसने अपनी आभा फैलाने की भी पहल की। ये वास्तव में किम यू है। सुदूर पूर्वी क्षेत्र के माउंट डेजलिंग गोल्ड के हुआंगफू यू के चेहरे पर मुस्कान थी। दिलचस्प दिलचस्प। ये किम यू गॉड किंग स्तर तक पहुंचने से पहले ही टेलीपोर्टेशन और यहाँ तक कि टाइम एक्सेलरेशन में भी सक्षम था। अब जब वह गॉड किंग स्तर तक पहुंच गया है तो वह और कौन कौन से कौशल सीख पाएगा। असुर गॉड किंग लुओफान ने अपने हाथ में चायदानी से खेला। उसके बाद वह हल्के से मुस्कुराया और चायदानी को अपने पास मेज पर रख दिया। जहां तक उसकी बात है वह टेलीपोर्ट हो गया था। थंडर पनिशमेंट सिटी। झोउ हुओ, झोउ टोंग और झोउ रैन सभी की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। वह गॉड किंग स्तर तक पहुंच गया। अगर वह गॉड किंग स्तर तक भी पहुंच गया तो ज्यादा से ज्यादा वह स्थानिक नियमों को समझ पाएगा। स्थानिक नियमों को पूरी तरह से समझ पाने से दूसरे गॉड किंग्स को कोई खास खतरा नहीं है। झोउ हुओ ने मन ही मन सोचा। केवल झोउ हुओ और अन्य के दिलों की गहराई में एक भ्रम था जिसे वे समझाने में असमर्थ थे। गॉड किंग स्तर तक पहुंचने से पहले किम यू टेलीपोर्टेशन में सक्षम क्यों था। थंडर पनिशमेंट सिटी, सबटेरियन सिटी, माउंट डेजलिंग गोल्ड, माउंट ब्लेजिंग फ्लेम, जेड रिपल लेक, असुर सागर, डुअल डोमेन आइलैंड, माउंट ब्लड डेमन और कुछ छिपे हुए गॉड किंग्स के विभिन्न गॉड किंग्स ने अपनी दिव्य जागरूकता फैला दी थी और किम यू को पूरी तरह से घेर लिया था। धूमिल दलदल के किनारे पर किम यू अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जहां तक उसके मन की बात है वह इस समय सोच रहा था, इस बार मेरा देवराज बनना वाकई मंच पर ऊंचे दर्जे पर आने का एक शानदार मौका है। किम यू अभी जो चाहता था वह हाई प्रोफाइल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम यू की योजना थी जब मृत्यु का देवराज उस प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने 10,000 विलों को पूरी तरह से समझ लेगा तो यही वह समय था जब वह दिव्य क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों के सामने अपनी अद्भुत शक्ति का आधिकारिक प्रदर्शन करेगा। अंतरिक्ष कांप उठा। एक सुनहरे वस्त्र पहने गंजे सिर वाला अधेड़ आदमी और एक सुंदर सफेद वस्त्र पहने खूबसूरत महिला किम यू के सामने प्रकट हुए। ये सफेद वस्त्र पहने खूबसूरत महिला किम यू को जानती थी। जब सुदूर उत्तरी क्षेत्र के तैरते हुए हिमनगर ने अपनी सार्वजनिक वर खोज की घोषणा की और विभिन्न शक्तियों के विभिन्न देवराजों को आमंत्रित किया तो द्वैत क्षेत्र द्वीप की ओर से इस खूबसूरत महिला को भेजा गया था। तैरते हुए धुंध देवराज, बधाई हो देवराज किम यू। तैरते धुंध वाले देवराज ने मुस्कुराते हुए किम यू का अभिवादन किया। यहाँ मौजूद यह व्यक्ति हमारे द्वैत क्षेत्र द्वीप के व्यापक नियमों वाले देवराज हैं। सुनहरे गाउन पहने उस गंजे आदमी ने तुरंत अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और चेहरे पर मुस्कान के साथ किम यू का अभिवादन किया। पूफा, देवराज किम यू का अभिवादन करता है। टीएल, ये पूफा व्यापक कानून संभवतः द्वीप क्षेत्रीय द्वीप से आए बौद्ध धर्मावलंबी का नाम है। बौद्ध भिक्षुओं को आमतौर पर भिक्षु बनने के बाद एक दूसरा नाम मिलता है। ये पूफा संभवतः उनका दूसरा नाम है। इसका अर्थ कानूनों के ज्ञान के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देना भी है। तैरता हुआ धुंध देवराज, व्यापक नियमों का देवराज। किम यू की नजर एक पल के लिए व्यापक नियमों के देवराज पर पड़ी। किम यू जानता था कि इस द्वैत क्षेत्र द्वीप में एक अमर क्षेत्र और एक बौद्ध क्षेत्र दोनों मौजूद हैं। बेशक अमरत्व और बौद्धत्व के क्षेत्र के अमरत्व और बौद्धत्व उनके पिछले साधना पथ का प्रतिनिधित्व करते थे। आखिरकार वे सभी देवता बन गए थे और यहाँ तक कि देवराज भी बन गए थे। अमर, शैतान, बौद्ध भिक्षु, राक्षस। अमर, शैतान और राक्षस क्षेत्र स्तर के ब्रह्मांडीय स्थानों में 4 अत्यंत सामान्य साधना पथ थे। केवल अमर, दानव और दैत्य लोक में ही केवल अमर, दानव और दैत्य थे। डायनासोर लोक में केवल अमर साधक और डायनासोर दैत्य साधक ही थे। अन्य ब्रह्मांडीय स्थानों में बौद्ध साधक ही थे। 3 महान आरोही शक्तियों में से रक्त दानव पर्वत, केवल उसके नाम से ही पता चलता है कि यह मुख्यतः दानव साधक विशेषज्ञों से बना था। जहाँ तक द्वैत क्षेत्र द्वीप का प्रश्न है, ये बौद्ध धर्म पथ और अमर मार्ग से आए विशेषज्ञों से बना था। जहाँ तक असुर सागर का प्रश्न है, यह एक मिश्रित श्रेणी का था। केवल इतना ही नहीं, असुर देवराज स्वयं भी दिव्य लोक में आरोहण से पहले स्वाभाविक रूप से असुर दानव पथ के साधक थे। दिव्य लोक में चरणबद्ध प्रगति के बाद ही उन्हें अपना वर्तमान स्तर प्राप्त हुआ। हफ्फ हफ्फ हफ्फ, एक एक करके देवराजाओं का आगमन हुआ। हालांकि इस बार सभी देवराज असुर सागर, रक्त दानव पर्वत और द्वैत क्षेत्र द्वीप से आए थे। 8 महान दिव्य परिवारों की ओर से एक भी देवराजा नहीं आया। तो सब यहाँ हैं। रक्त दानव रानी यू चा ने आसपास के लोगों को देखा। उसकी नजर असुर देवराज लुओफान पर थोड़ी रुकी। अंत में उसने किम यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एओह किम यू, ऐसा लग रहा था कि उस समय तुम्हारा चुनाव वाकई सही था। उस जियांग ली से शादी करने के बाद तुम इतनी जल्दी एक देवराज बन गई हो। जियांग ली को जोड़कर दोनों पति पत्नी अब देवराज हैं।
सचमुच ये ईर्ष्या का विषय है। दिव्य लोक में एकमात्र विवाहित देवराज जोड़ा तुम दोनों ही हो। जैसे ही उसने ये कहा, रक्त दानव रानी ने असुर देवराज लुओफेन पर एक नजर डाली। रक्त दानव रानी का स्वर और उसकी आंखों के भाव कुछ ऐसे थे जिन्हें आसपास के सभी देवराजा समझ सकते थे। इसके अलावा दिव्य क्षेत्र के कई देवराजा रक्त दानव रानी और असुर देवराजा के बीच के अस्पष्ट रिश्ते से वाकिफ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि असुर देवराज लुओफेन को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। 3 महान आरोही शक्तियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के बाद किन यू को उनके आने का उद्देश्य पता चल गया। चूंकि किन यू और उसकी पत्नी जियांग ली दोनों ही देवराज थे और किन यू की शक्ति के बारे में वे सभी जानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पक्ष में शामिल करना चाहते थे। तीनों आरोही शक्तियां शुरू से ही 8 महान पवित्र भूमियों के विरुद्ध थीं, इसलिए उन्हें उनका अपमान करने का डर नहीं था। केवल किन यू के पास पहले से ही अपनी योजना थी। जब वह खुद पर भरोसा कर सकता था तो वह दूसरों पर निर्भर क्यों रहेगा। अचानक दिव्य लोक के दक्षिणी क्षेत्र से एक दिव्य चेतना तेजी से इस स्थान की ओर फैली। ये सीधे किन यू के मन में उतर गई। भाई किन यू, देवराज बनने पर बधाई। अगर आपके पास समय हो तो लाइट लेन सिटी आइए और अपने पुराने समय के बारे में बात करें। भाई डुआनमू, मैं थोड़ी देर में लाइट लेन सिटी में आपसे मिलने जाऊंगा। किन यू ने दिव्य जागरूकता ध्वनि संचरण के माध्यम से उत्तर दिया। ओह, उस स्थिति में मैं भाई किन यू का इंतजार करूंगा। उसके बाद डुआनमू यू ने अपनी दिव्य चेतना पुनः प्राप्त की। निजी तौर पर किन यू और डुआनमू यू के रिश्ते बेहद अच्छे थे। बस इस समय केवल 3 महान आरोही शक्तियां ही किन यू को खुले तौर पर बधाई देने आईं। इसलिए डुआनमू यू के लिए भी सीधे आना मुश्किल था। किन यू का देवराज बनना झील में पत्थर फेंकने जैसा था। इससे लहरों पर लहरें उठती रहीं। कुछ ही देर बाद झील फिर से शांत हो गई। दिव्य क्षेत्र पहले जैसा ही था। 8 महान पवित्र भूमियां अभी भी अनगिनत देवताओं द्वारा सर्वोच्च स्थान के रूप में निर्धारित थीं। 3 आरोही शक्तियां भी दिव्य क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विराजमान थीं। जहां तक किन यू की बात है, जब से वह देवराज बना है उसने मानो झंडा नीचे रख दिया है और ढोल बंद कर दिए हैं। उसकी ओर से कोई गतिविधि का संकेत नहीं था। इससे थंडर पनिशमेंट सिटी के लोग भ्रमित हो गए थे। नया ब्रह्मांड, बैंगनी रहस्यवादी सितारे के बैंगनी रहस्यवादी महल में बैंगनी रहस्यमय महल की 100 मील लंबी आंतरिक झील के बीच से एक रास्ता गुजरता था। किन यू और जियांग ली इसी रास्ते से साथ साथ चल रहे थे। बीच बीच में किन यू की नजर जियांग ली के पेट पर पड़ती। तुम क्या देख रहे हो? जियांग ली ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अपने होने वाले बच्चे की ओर देख रही हूँ। किन यू मुस्कुराए। जियांग ली ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कहा, भाई यू, पिछले कुछ सालों में फीफी नए ब्रह्मांड को छोड़कर दिव्य लोक में चला गया था। वह पूरे समय वापस नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि वह क्या कर रहा है? वह और क्या कर सकता था? मुझे लगता है वह बस वहां ऊब गया होगा। हालांकि असुर देवराज फीफी का स्वामी है, इसलिए फीफी की सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किन यू को बहुत राहत मिली। अचानक हवा से एक सफेद रोशनी उसकी ओर चमक रही थी। किन यू ने अपनी नजरें एकाग्र की और साफ साफ देख पाया कि वह कौन था। वह उसका तीसरा भाई हे यू था। हे यू के चेहरे पर बेहद खुशी के भाव थे। नीचे उतरते ही उसने तुरंत कहा, बड़े भाई, वह मृत्यु का देवराज लौट आया है। लौटा हुआ किन यू के एक इरादे से उसने अपने विचार को पूरे नए ब्रह्मांड के साथ मिला दिया। किन यू को नए ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर घटना का पता था। मृत्यु के देवराज ने कुछ समय पहले ही प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने का शोधन पूरा किया था। उस दौरान किन यू जियांग ली के साथ था। बड़े भाई, क्या अब हम कर सकते हैं? हे यू के दिल में एक उत्साह था जिसे छुपाना मुश्किल था। किन यू ने ली एर की ओर देखा। फिर उसने शियाओ हे की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, यही वह दिन है जिसका मुझे इंतजार था। अब हम ईश्वरीय लोक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। किन यू ने जियांग लैन, यी फेंग और जुओ क्यूलिन को सूचित करने के बाद नींव रखने की प्रक्रिया शुरू की। दिव्य क्षेत्र में पैर जमाने के लिए कम से कम उसके पास पैर जमाने के लिए एक जगह तो होनी ही चाहिए थी। किन यू ने पहले जो स्थान चुना था वह था फॉगी मार्श। दिव्य क्षेत्र के एक उजाड़ पर्वतीय क्षेत्र में काले वस्त्र पहने किन यू प्रकट हुए। दिव्य क्षेत्र में नगरों की संख्या सीमित थी, इसलिए शेष दिव्य क्षेत्र का अधिकांश भाग उजाड़ और बंजर था। एक शहर बनाने के लिए निर्माण सामग्री बेहद जरूरी होती है। मेरे नए ब्रह्मांड ने अभी अभी नश्वर लोक का निर्माण पूरा किया है। वहां से आने वाली सामग्री बेहद कमजोर है। उनकी तुलना दिव्य लोक के पत्थरों से नहीं की जा सकती। ईडी, इस तरह आप में से ज्यादातर लोगों के मन में जो सवाल आया था उसका जवाब मिल गया जब मैंने क्राफ्टिंग के बारे में टिप्पणियां पढ़ी। सिर्फ मॉर्टल रियल्म की सामग्री। किन यू ने अपने दिल में आह भरी। दिव्य लोक के साधारण पत्थर इतने कठोर थे कि देवताओं को उन्हें तोड़ने के लिए हथियार का उपयोग करना पड़ता था। जहां तक नश्वर लोक के पत्थरों का प्रश्न है, कोई भी साधारण देवता अपने हाथ की एक लहर से पर्वत श्रृंखला को धूल में बदलने में सक्षम हो सकता था। वे एक ही स्तर के नहीं थे। किन यू के नए ब्रह्मांड में कोई भी कीमती सामग्री नहीं थी। इस प्रकार वह दिव्य लोक में आ गया था। उसके सामने एक अनाम पर्वत श्रृंखला 1 लाख मील से भी ज्यादा लंबी और अखंड फैली हुई थी। दैवीय लोक में इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला बेहद आम थी। स्वाभाविक रूप से इस पर्वत श्रृंखला में कई राक्षसी जानवर रहते थे। इस पर्वत श्रृंखला के सियान फिटकरी पत्थर अपेक्षाकृत कठोर अयस्क हैं। किन यू ने तुरंत अपनी नई ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा से पूरी पर्वत श्रृंखला को ढक दिया। अपने मन से एक इरादे के साथ उसने अनगिनत राक्षसी जानवरों को पर्वत श्रृंखला से बाहर भेज दिया।
जिसके बाद किन्यू ने पूरी पर्वत श्रृंखला को विशाल स्थानिक ऊर्जा से भर दिया और उसे सीधे नए ब्रह्मांड में पहुंचा दिया। इसी तरह 1 लाख मील से भी ज्यादा लंबी विशाल पर्वत श्रृंखला अनगिनत राक्षसी जानवरों की आंखों के सामने गायब हो गई। इससे वे राक्षसी जानवर अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? 100 मीटर लंबे एक विशालकाय काले अजगर ने अपने पास खड़े राक्षसी जानवरों से पूछताछ करने के लिए इंसानी भाषा में बात की। उसके पास खड़े राक्षसी जानवर भी दंग रह गए। इससे पहले किन्यू ने पर्वत श्रृंखला में फैले सभी राक्षसी जानवरों को पर्वत श्रृंखला से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था। इसके अलावा उसने उन सभी को एक ही स्थान पर रख दिया था। वे राक्षसी जानवर जो शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे, अब एक साथ इकट्ठा हो गए थे। असंख्य राक्षसी जानवर आपस में चर्चा करते हुए शोर मचा रहे थे। उस विशाल पर्वत श्रृंखला को उनका मुख्यालय माना जा सकता था। वे वहां इतने सालों से रह रहे थे, किसने सोचा था कि वह अचानक इस तरह गायब हो जाएगी। 1 लाख मील से भी ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला को टेलीपोर्ट करने की क्षमता, मुझे लगता है, केवल भव्य और प्रतापी देवराज ही कर सकते हैं। अगर वह भगवान देवराज हमारी जान बख्शने को तैयार हो जाएं, तो इसे हमारा आशीर्वाद ही माना जा सकता है। सब लोगों, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम रहने के लिए कोई नई जगह तलाश लें। 9 पूंछ वाली सुनहरी लोमड़ी की बूढ़ी आवाज गूंजी। उसके बाद वह रास्ता दिखाती हुई चली गई। राक्षसी जानवरों के लिए अगर वह पर्वत श्रृंखला गायब भी हो जाती तो भी यह कोई बड़ी क्षति नहीं मानी जा सकती थी। तुरंत ही वे एक एक करके रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढने निकल पड़े। नए ब्रह्मांड के असीम बाह्य अंतरिक्ष में नए ब्रह्मांड के बाह्य अंतरिक्ष में 1 लाख मील से भी ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। हालांकि बाह्य अंतरिक्ष की तुलना में ये पर्वत श्रृंखला बेहद छोटी थी। जहां तक किन्यू की बात है, वह इस पर्वत श्रृंखला के सामने खड़ा था। अगर ये दिव्य लोक में होता तो देवराज स्तर के विशेषज्ञ को भी इस पर्वत श्रृंखला को तोड़ने और उसमें से शुद्ध सियान एलम पत्थर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। हालांकि नए ब्रह्मांड में ये बहुत आसान है। किन्यू के एक इरादे से उसके सामने की विशाल पर्वत श्रृंखला कई टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। उसके सामने अंतरिक्ष में अनगिनत टूटे हुए पत्थर तैरने लगे। अचानक दूर से उल्कापिंडों का एक झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आया। किन्यू को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब उल्कापिंडों का वह ढेर इन टूटे हुए पत्थरों पर टूटा तो वे सीधे चकनाचूर हो गए। हालांकि दिव्य लोक से आए इन टूटे हुए पत्थरों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। कठोरता के बीच असमानता वास्तव में बहुत बड़ी थी। अनगिनत अशुद्ध पत्थरों को किन्यू ने सीधे तौर पर एक तरफ फेंक दिया था। किन्यू ने सिर्फ सियान एलम पत्थरों को चुना था। यह एक शहर बनाने के लिए था, हथियार बनाने के लिए नहीं। अगर किन्यू हथियार बनाना चाहता था तो उसे सियान फिटकरी के पत्थरों की अशुद्धियों को सावधानीपूर्वक साफ करना होगा। हालांकि अब किन्यू ने बस कुछ अशुद्ध पत्थर हटाए थे। उसे बस सियान फिटकरी के पत्थर इकट्ठा करने थे। शहर। किन्यू के दिमाग में शहरों की कई छवियां उभरी। यूची शहर, चमकदार सोने का शहर, तैरती बर्फ का शहर, वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर शहरों की वास्तुकला बेहद सादी और अलंकृत थी। किन्यू ने विभिन्न शहरों की वास्तुकला को एकीकृत करना शुरू किया। उसके मन में एक शहर का स्वरूप उभर आया। जब किन्यू के मन में शहर का स्वरूप उभरा तो अनगिनत सियान फिटकरी के पत्थर खुद ब खुद इकट्ठा होने लगे। शहर की दीवारें, शहर के द्वार, विभिन्न इमारतें। पलक झपकते ही पूरा शहर बनकर तैयार हो गया। विशाल शहर अंतरिक्ष में तैर रहा था। किन्यू ने अपने हाथों से कई हस्त मुद्राएं बनाई। संरचना, सरणी, ब्रह्मांड। पूरे शहर की दीवारों और शहर की छतों पर चकाचौंध भरी रोशनी पड़ने लगी। पूरे शहर की कठोरता तुरंत कई गुना बढ़ गई। लेकिन सियान फिटकरी के पत्थरों की संख्या वाकई बहुत ज्यादा है। एक शहर बनाने में तो इन सियान फिटकरी के पत्थरों के आधे भी नहीं लगे। किन्यू ने किनारे पड़े सियान फिटकरी के पत्थरों और तैरते हुए अनगिनत पत्थरों की ओर देखा। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। दिव्य क्षेत्र का धूमिल दलदल। इस दलदल में हमेशा के लिए अंतहीन कोहरा छाया रहा। किन्यू अचानक धूमिल दलदल में प्रकट हुआ। हफ। किन्यू के सिर के ऊपर एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया। वह ब्लैक होल इतना गहरा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उस ब्लैक होल से अनगिनत पत्थर उड़कर किन्यू के नीचे दलदल में गिरे। यदि यह आसपास के कई हजार मील के क्षेत्र को कवर कर ले तो ये पर्याप्त है। विशाल पर्वत श्रृंखला में मौजूद पत्थर बहुत ज्यादा थे। दलदल ज्यादा गहरा नहीं था। देखते ही देखते धुंधले दलदल के बीचों बीच हजारों मील का क्षेत्र अनगिनत पत्थरों से ढक गया। उसके बाद विभिन्न आकार के सियान फिटकरी के पत्थर क्रम से नीचे उतरने लगे। उन्होंने इस धुंधले दलदल के भीतर सियान फिटकरी के पत्थरों से बना एक विशाल मैदान बनाया। अध्याय 632, पुस्तक 17 खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड। अध्याय 29, फॉग सिटी। बस टिल्डर कोहरे भरे दलदल के ऊपर का स्थान अचानक कांपने लगा। लगभग 10,000 मील की परिधि वाला एक विशाल शहर अचानक आकाश में प्रकट हुआ। इसके बाद किन्यू के इशारे पर यह विशाल शहर तेजी से आकाश से नीचे उतर आया। उसकी उतरने की गति बेहद तेज थी। हालांकि जब वह सियान एलम स्टोन की सतह के पास पहुंचा तो उसकी उतरने की गति अचानक कम हो गई। विशाल शहर सियान एलम स्टोन की सतह पर हंस के पंख की तरह उतरा। टकराना। हल्की सी टक्कर की आवाज सुनाई दी। किन्यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये शहर उसके लोगों का निवास स्थान होगा। लगभग 10,000 मील की परिधि वाला ये शहर, अगर इसमें 1 करोड़ लोग भी हों तो भी उन सभी को आसानी से समाहित कर सकेगा। यह विशाल शहर, इसकी चारों दिशाएं, ऊपर और नीचे, सभी एक ब्रह्मांडीय संरचना से घिरे हुए थे। चाहे अंदर के लोग हों या बाहर के लोग, वे आकाश से शहर में न तो प्रवेश कर सकते थे और न ही बाहर। शहर में प्रवेश और निकास का एकमात्र रास्ता शहर के द्वारों से होकर ही था।
बिल्कुल, यदि किसी के पास देवराज की शक्ति हो तो वह सीधे उसमें टेलीपोर्ट हो सकेगा। किन्यू शहर के फाटकों के पास उतर चुका था। उसने शहर के फाटकों के ऊपर एक खाली जगह देखी। उसकी योजना के अनुसार इस जगह पर शहर का नाम लिखा होना चाहिए था। मुझे इस शहर का क्या नाम रखना चाहिए? किन्यू सोचने लगा। अचानक किन्यू के पास एक आकृति प्रकट हुई। वह जियांग ली थी। भाई यू, गर्भवती जियांग ली ने किन्यू की ओर देखते हुए मुस्कुराए। तुमने मुझे यहाँ भेजा था क्या? जियांग ली ने अचानक अपने बगल में विशाल शहर को देखा। वह अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाई। उसने किन्यू की ओर देखा और कहा, भाई यू, क्या यही वह शहर है जो तुमने बनाया है? क्या यही भविष्य में दिव्य लोक में हमारा पैर रखने का स्थान है? किन्यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। ये शहर काफी बड़ा है। हालांकि हमारे लिए शहर बनाना आसान है। सबसे मुश्किल काम है दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे शांत किया जाए। जियांग ली ने भी सिर हिलाया। दिव्य लोक में मूल रूप से मौजूद नगरों के अलावा दिव्य लोक के अन्य सभी क्षेत्रों में अत्यंत उन्मत्त और प्रचंड दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे शांत बनाया जाए ताकि देवता उसे सहजता से ग्रहण कर सकें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। भाई यू, क्या यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप बेहद कुशल हैं? जियांग ली ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू भी मुस्कुराया। किसी क्षेत्र की दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत बनाने का एक सरल तरीका था। वह था अपने लिए एक स्थान बनाना और उस स्थान के भीतर की दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत में परिवर्तित करना। यह कोई कठिन काम नहीं था। बस अपने लिए एक स्थान बनाने के लिए कम से कम एक देवराज के स्तर की शक्ति तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा भले ही वह देवराज ही क्यों न हो, फिर भी लंबे समय तक एक स्थान बनाए रखना मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला होता। हालांकि किन यू के लिए स्थिति अलग थी। किन यू को बस एक संरचना समूह स्थान स्थापित करना था। संरचना समूह स्थान तब दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर सकता था। इस प्रकार संरचना समूह स्थान के भीतर की ऊर्जा अत्यंत शांतिपूर्ण होती। भाई यू, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? क्या सिर्फ आपकी इस उत्कृष्ट कृति को देखने के लिए? जियांग ली ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू ने शहर के द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे विचार से इस शहर का नाम क्या होना चाहिए? नाम? जियांग ली की भौहें तन गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, क्या हम अब भी पर्पल मिस्टिक शब्द इस्तेमाल करने और इसका नाम पर्पल मिस्टिक सिटी रखने की सोच रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है कि हम पर्पल मिस्टिक शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। क्या करें? इसे थोड़ा और आम बना दें। चूंकि यह शहर फॉगी मार्श में बसा है तो इसका नाम फॉग सिटी रख दें। कैसा रहेगा? कोहरा शहर? किन यू ने एक पल के लिए अपने मन में सोचा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वह जियांग ली की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। हालांकि यह नाम सरल था लेकिन इसका अर्थ बेहद स्पष्ट था। चलो इसे शहर का नाम मान लेते हैं। किन यू ने अपनी आस्तीन लहराई। पल भर में सुलेख में लिखे 2 सुंदर शब्द उभर आए। कोहरा शहर। भाई यू, आप? जियांग ली मुस्कुराई और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने बेबसी से कहा, क्या आप कुछ ज्यादा ही अधीर नहीं हो गए हैं? मैंने तो बस एक सुझाव दिया था पर आपने तुरंत उस पर फैसला कर लिया। अगर आप थोड़ी देर और नाम सोच लें तो देर नहीं होगी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मुझे अब और सोचने की जरूरत नहीं है। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ शहर में चलें। किन यू ने जियांग ली का हाथ पकड़ा और कोहरे के शहर में प्रवेश किया। फॉग सिटी की विभिन्न इमारतों का डिजाइन बहुत ही सहज था। हालांकि फॉग सिटी का घेरा लगभग 10,000 मील था। किन यू ने ज्यादा लोगों की भर्ती के बारे में नहीं सोचा था। किन यू का मानना था कि सैनिकों का मूल्य उनकी क्षमता से निर्धारित होता है, संख्या से नहीं। चूंकि उसका पक्ष दिव्य लोक के महायुद्ध में भाग नहीं ले रहा था, इसलिए उसके नगर में बहुत सारे दिव्य देवताओं की आवश्यकता नहीं थी। नगर की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसे केवल देवराज विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। उसके पक्ष में पहले से ही पर्याप्त देवराज स्तर के विशेषज्ञ मौजूद थे। भाई यू, आकाश, जमीन और कोहरे के शहर के सभी कोने आपकी उस संरचना से सुरक्षित हैं। शहर में केवल प्रवेश द्वारों से ही प्रवेश किया जा सकता था। अगर लोग कोहरे के शहर के अंदर होते तो वे कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते थे? जियांग ली ने पूछा। यदि लोग शहर में किसी ऊंचे स्थान तक उड़ान भरने में सक्षम नहीं होते तो ये सचमुच बहुत बड़ी बाधा होती। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर से देखने पर फॉर्मेशन एरोस्पेस की ऊंचाई सिर्फ कुछ दसियों मील है। हालांकि जब कोई फॉर्मेशन एरोस्पेस में प्रवेश करता है तो वह हजारों मील ऊंचाई तक उड़ सकता है। यही फॉर्मेशन एरोस्पेस की खासियत है। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ली, चलो अंकल लैन और उन्हें अभी यहाँ ले आते हैं। जल्द ही किन यू और जियांग ली से 100 मील ऊपर आकाश में एक विशाल हवेली दिखाई दी। ये बैंगनी रहस्यमय हवेली थी। बैंगनी रहस्यमय हवेली में रहने वाले कई किन वंशज ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया था। जियांग लैन, जुओ क्यूलिन और यी फैंग सभी किन यू के पास टेलीपोर्ट हो गए। किन दे, हे यू और वे सभी किन यू की ओर उड़ रहे थे। हालांकि ये दिव्य क्षेत्र में था, ये कोहरा शहर संरचना सरणी क्षेत्र के भीतर स्थित था, इसलिए इसके भीतर के लोगों को दिव्य क्षेत्र के दमनकारी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जियांग लैन के चेहरे पर एक प्रसन्नतापूर्ण भाव था। उसने आसपास के माहौल पर एक नजर डाली और फिर खुशी से सिर हिलाया। उसने किन यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, छोटी यू, ये शहर बहुत अच्छा है। ये वास्तव में पूरी तरह से सियान एलम पत्थरों से बना है। इसके अलावा इसका निर्माण बेहद प्राकृतिक और प्रवाहपूर्ण है। जियांग लैन ने प्रशंसा की।
इस शहर का निर्माण सियान इलम स्टोन्स द्वारा सीधे नए ब्रह्मांड के नियंत्रण से किया गया था। तो फिर इसमें प्राकृतिक प्रवाह कैसे नहीं हो सकता? यी फेंग ने भी संतुष्ट भाव से इस शहर की ओर देखा। किन यू, क्या आपने कन्वेइंग एरे स्थापित कर लिया है? जुओ क्यूलिन की कर्कश आवाज सुनाई दी। संप्रेषण सरणी। तभी किन यू को अत्यंत महत्वपूर्ण संदेशवाहक व्यूहों की याद आई। दिव्य क्षेत्र के सभी लोग देवराजों की तरह टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। संदेशवाहक व्यूह किसी भी शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, अन्यथा वह शहर एकांत शहर बन जाता। कन्वेइंग एरे के निर्माण के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार इसे स्थापित करना बेहद आसान है, गॉड की यी फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कन्वेइंग एरे की स्थापना वास्तव में स्थानिक नियमों का उपयोग थी। जब तक कोई गॉड किंग स्तर तक पहुंच जाता, तब तक वह आसानी से कन्वेइंग एरे बना सकता था। किन यू ने अचानक भौहें से कोड़ लीं। अंकल लैन, अंकल यी फेंग, सीनियर जुओ क्यूलिन। हालांकि एक संदेशवाहक व्यूह रचना स्थापित करना आसान है, लेकिन क्या संदेशवाहक व्यूह रचना का गंतव्य निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण संदेशवाहक बिंदु नहीं होंगे? किन यू को एक समस्या का पता चला। देवराज यी फेंग ने भी भौहें चढ़ाईं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, दिव्य लोक में सबसे ज्यादा संवाहक व्यूहों वाले स्थान 8 महान पवित्र भूमियों द्वारा नियंत्रित हैं। हमें बस 8 संवाहक व्यूह स्थापित करने हैं जो 8 महान पवित्र भूमियों तक ले जाएं। हमें और कोई संवाहक व्यूह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वहाँ सभी संवाहक व्यूह संकेंद्रित हैं। हालांकि अगर हम ऐसा करते हैं तो 8 महान पवित्र भूमियां निश्चित रूप से अतिरिक्त संवाहक व्यूहों की खोज कर लेंगी। वे उन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी? सबसे अच्छी प्रतिक्रिया ये थी कि किन यू के पक्ष को बिना किसी आपत्ति के बढ़ने दिया जाए। थोड़ी खराब प्रतिक्रिया ये होगी कि किन यू की ओर से स्थापित संरचना को सीधे तौर पर नष्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक सबसे बुरी प्रतिक्रिया की बात है तो वह ये होगी कि वे आकर सीधे किन यू की चौथी आरोही शक्ति को नष्ट कर देंगे। किन यू का मानना था कि थंडर पनिशमेंट सिटी और जियांग फैन के अलावा 8 महान पवित्र भूमियों में से कोई भी शायद आकर उस पर हमला करने में अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि अगर 8 महान पवित्र भूमियां उसके कन्वेइंग एरे को नष्ट कर देती तो ये समस्या बन जाती। परम पूर्वी क्षेत्र का चमकदार स्वर्ण पर्वत और परम दक्षिणी क्षेत्र का प्रकाश लेंस नगर शायद मेरे संवहन तंत्र को नष्ट नहीं कर पाएंगे। किन यू ने मन ही मन सोचा। इन दोनों दलों के उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। मैं 8 महान पवित्र भूमियों के सामने संवहन तंत्र स्थापित करूंगा और देखूंगा कि क्या वे इसे नष्ट कर सकते हैं। इससे मैं ये भी समझ सकता हूँ कि मेरे कोहरे नगर के प्रति उनका रवैया कैसा है। गरज सजा शहर। किन यू ने अपना हाथ उठाया और बिजली से घिरे तैरते शहर की ओर देखा। किन यू के पैर के नीचे वह कन्वेइंग एरे था जो उसने अभी अभी बनाया था। यह 8वां कन्वेइंग एरे है। अब जब सभी 8 कन्वेइंग एरे स्थापित हो गए हैं तो मुझे बस इंतजार करना होगा और उनकी प्रतिक्रिया देखनी होगी। टेलीपोर्टेशन के साथ किन यू फॉग सिटी में वापस आ गया। कोहरे के शहर में लौटने के बाद किन यू ने अपनी नई ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा को पूरे दिव्य क्षेत्र में फैला दिया। उनकी स्थानिक ऊर्जा का केंद्र 8 महान दिव्य परिवारों पर था। 8 महान दिव्य परिवारों की हर गतिविधि और कार्य किन यू के अवलोकन के अंतर्गत थे। हर दिन लोग 8 महान पवित्र भूमियों में स्थित कन्वेइंग एरे से गुजरते थे। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वहाँ एक अतिरिक्त कन्वेइंग एरे भी है। अगर पता भी चलता तो वे दूसरों के काम में दखल नहीं देते थे। सुदूर पश्चिमी क्षेत्र का धधकती ज्वाला पर्वत। यू फेंग, स्वर्गीय देवता जो संवहन सरणी के प्रभारी थे। ये कार्य वास्तव में अत्यंत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में कन्वेइंग एरे में 100 करोड़ वर्षों में भी वृद्धि नहीं होती। कन्वेइंग एरे का निरीक्षण करना एक अत्यंत मनोरंजक कार्य माना जाता था। यद्यपि निरीक्षक को प्रतिदिन संवहन व्यूह का निरीक्षण करना आवश्यक था, लेकिन अधिकांश स्वर्गीय देवता निरीक्षक केवल 10 दिन से लेकर आधे महीने के अंतराल में एक बार ही संवहन व्यूह का निरीक्षण करते थे। यू फेंग इत्मीनान से उस जगह की ओर बढ़ा जहां कन्वेइंग एरे केंद्रित थे। उसने अपने सामने खड़े कन्वेइंग एरे पर एक नजर डाली। हालांकि वह दंग रह गया। अरे कैसे एक अतिरिक्त कन्वेइंग एरे है। अनगिनत वर्षों तक कन्वेइंग एरे का निरीक्षण करने के बाद यू फेंग को कन्वेइंग एरे की संख्या और उनके स्थानों के बारे में पहले से ही अच्छी तरह पता था। यू फेंग के चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। कन्वेइंग एरे स्थापित करने के लिए उन्हें कम से कम गॉड किंग स्तर का विशेषज्ञ होना चाहिए। गॉड किंग्स को शामिल करने के लिए यह मामला मुश्किल हो गया था। यू फेंग ने भौहें चढ़ाईं। फिर वह इस अतिरिक्त संवाहक व्यूह में चढ़ गया। कुछ दिव्य आध्यात्मिक रत्न खर्च करने के बाद उसे सीधे संवाहक व्यूह के गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। अचानक यू फेंग कोहरे शहर के बाहर स्थित कन्वेइंग एरे से प्रकट हुआ। यू फेंग ने अपने सामने इस शहर की ओर देखा। फिर उसने अपने आसपास फैले घने कोहरे की असीम मात्रा को देखा। फिर शहर का नाम देखते ही यू फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। कोहरे का शहर, मैंने इस शहर के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। और तो और आसपास इतना घना कोहरा है। क्या ये फॉगी मार्श हो सकता है? दिव्य लोक में केवल धूमिल दलदल में ही इतना कोहरा था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने फॉगी मार्श के भीतर एक शहर होने के बारे में सुना था। यू फेंग ने दूर कोहरे के शहर की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोहरे के शहर के ऊपर एक विशाल हवेली तैर रही थी। किन यू, जो कोहरे शहर के भीतर था, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ इस दृश्य को देख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, किन यू को दिव्य क्षेत्र के 8 महान दिव्य परिवारों की प्रतिक्रियाओं का पता चला। माउंट ब्लेजिंग फ्लेम अपनी चुप्पी बनाए हुए है। उन्होंने कन्वेइंग एरे को भी नष्ट नहीं किया। लाइट लेन सिटी ने भी कन्वेइंग एरे को नष्ट नहीं किया।
ये डुआनमू यू वाकई बहुत होशियार है। जब उसे पता चला कि वहाँ एक विशाल तैरता हुआ भवन है तो उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह पर्पल मिस्टिक हवेली है। दिव्य क्षेत्र की 8 महान पवित्र भूमियों में से 7 ने कन्वेइंग व्यूहों को नष्ट नहीं किया। जब उन्हें पता चला कि वहाँ एक विशाल तैरता हुआ भवन है तो लगभग सभी प्रमुख शक्तियों ने अनुमान लगाया कि यह शहर किनयू का होना चाहिए। 8 महान पवित्र भूमियों में से केवल थंडर पनिशमेंट सिटी ने ही कन्वेइंग एरे को उसी दिन नष्ट कर दिया था जिस दिन उन्होंने इसकी खोज की थी। ये थंडर पनिशमेंट सिटी, लगता है वे पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कन्वेइंग एरे को उसी दिन नष्ट कर दिया जिस दिन उन्होंने इसे खोजा था। मुझे सच में आश्चर्य है कि वे आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं। किनयू हल्के से मुस्कुराया और फिर अपनी स्थानिक ऊर्जा वापस ले ली। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ चल पड़ा। थंडर पनिशमेंट सिटी चाहे जो भी करना चाहे, किनयू को जरा भी डर नहीं लगेगा। थंडर पनिशमेंट सिटी, नॉर्थवेस्ट सेज सम्राट के महल के बगल में एक बगीचे के अंदर झो हुओ एक कुर्सी पर बदसूरत भाव लिए बैठा था। दिव्य देवदासियां पहले ही वहां से हट चुकी थीं। झो हुओ के भाव देखकर ही दिव्य देवदासियों ने अंदाजा लगा लिया था कि उसका मूड कितना खराब है। अंतरिक्ष में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। झो टोंग झो हुओ के सामने प्रकट हुआ। झो टोंग का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने झो हुओ की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, किनयू के अलावा दिव्य लोक में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके पास इतना विशाल तैरता हुआ भवन हो। वह कोहरा नगर निश्चित रूप से किनयू का है। जब हमें इतना यकीन है तो आपने केवल संदेशवाहक व्यू ही क्यों तोड़ा? क्या हमें अपना ये गुस्सा सहना होगा? झो हुओ चुप रहा। बड़े भाई, झो टोंग का चेहरा चिंता से लाल हो गया था। किनयू हमारे थंडर पनिशमेंट सिटी के खिलाफ है। पूरे दिव्य क्षेत्र में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता? अगर हम किनयू को दिव्य क्षेत्र में स्थापित होने देंगे तो ये हमारे थंडर पनिशमेंट सिटी को उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारने के बराबर होगा। चाहे कुछ भी हो, हम किनयू को इतना भव्य और राजसी होते हुए दिव्य क्षेत्र में नहीं रहने दे सकते। अगर वह इतना अमीर हो गया तो हम अपनी इज्जत गंवा देंगे। दूसरे भाई, उस स्थिति में आप क्या करना चाहते हैं? झो हुओ ने झो टोंग की ओर देखा। झो टोंग की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। बस, हम इसे तबाह कर देंगे। हम उस फॉग सिटी को तबाह कर देंगे। हम उस किनयू को तबाह कर देंगे। अगर हमारे थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देवराज एक साथ निकल पड़े तो भले ही हम किनयू को न मार पाएं, हमें उस फॉग सिटी को तबाह करना ही होगा। अगर वह किनयू नहीं मरता तो हम अपने लॉर्ड फादर को भेज देंगे और तुरंत उसका खात्मा कर देंगे। हम किनयू को अब और इतना बेलगाम नहीं रहने दे सकते। अध्याय 633, पुस्तक 17 खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड, अध्याय 30, एक निर्लज आक्रमण। झो हुओ चुप हो गया था। उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं। अचानक झो हुओ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में बिजली चमक उठी। उसने झो टोंग पर अपनी नजरें गड़ा दीं। दूसरे भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये किनयू जितनी बेहतर स्थिति में होगी, हमारे थंडर पनिशमेंट सिटी की उतनी ही ज्यादा बदनामी होगी। एक जटिल स्थिति में एक निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। अब समय आ गया है कि हम इस किनयू का सीधे तौर पर ध्यान रखें। झो हुओ की बात सुनकर झो टोंग ने सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि हमें अभी भी अपने तीसरे भाई और झो रान से इस मामले पर बात करनी होगी। साथ ही हमें अपने प्रभु पिता को भी इस बारे में सूचित करना होगा। झो हुओ ने कहा। तीसरे भाई, झो रान, जल्दी से ऋषि सम्राट के महल में आओ। झो हुओ ने दिव्य जागरूकता आवाज संचरण के माध्यम से सीधे कहा। जबकि थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देव राजा चर्चा में एकत्र हुए थे। किनयू फॉगी मार्श के फॉग सिटी के ऊपर बैंगनी रहस्यवादी हवेली में डुआनमू यू के साथ बैठक कर रहा था। बैंगनी रहस्यमय हवेली के अंदर किनयू और डुआनमू यू एक दूसरे के बगल में बैठे थे। डुआनमू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई किनयू, यहाँ आने से पहले मैं अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि भाई किनयू, क्या आप में दिव्य लोक में स्थापित होने लायक शक्ति होगी। हालांकि अब जब मैं इस बैंगनी रहस्यमय भवन में पहुंच गया हूँ तो मुझे जरा भी चिंता नहीं है। पर्पल मिस्टिक मैंशन में पहुंचने के बाद डुआनमू यू ने लगातार गॉड किंग यी फेंग और गॉड किंग जुओ क्यूलिन से मुलाकात की। इन 2 महान देवराजाओं के अलावा किनयू और जियांग ली भी थे। डुआनमू यू को जितने देवराजाओं के बारे में पता था, उनकी संख्या के हिसाब से ही उनकी संख्या 4 थी। ये शक्ति दिव्य क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए पर्याप्त थी। भाई किनयू, मेरे पास एक सवाल है जो मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। डुआनमू यू का चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। किनयू का दिल द्रवित हो गया। उसने कहा, भाई डुआनमू, कृपया पूछ लीजिए। डुआनमू यू ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आपके फॉग सिटी में आने के बाद मुझे ऐसे कई साधक मिले हैं जो आपके फॉग सिटी में देवता स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। मैं थोड़ा उलझन में हूँ। क्या भाई किनयू ने जानबूझकर निचले लोकों में टेलीपोर्ट किया होगा और उन लोगों को दिव्य लोक तक पहुंचाया होगा? क्या वे भाई किनयू के रिश्तेदार हैं? इसे ऐसा माना जा सकता है कि मैं उन्हें दिव्य क्षेत्र में ले आया हूँ। व्यवहारिक रूप से वे सभी मेरे किन कुल के सदस्य हैं। अगर वे नहीं भी थे तो भी वे मेरे रिश्तेदार हैं। किनयू ने मुस्कुराते हुए कहा। नए ब्रह्मांड का रहस्य ऐसा नहीं था जिसके बारे में किनयू ने दूसरों को सहजता से बताया हो। हालांकि किनयू डुआनमू यू के चरित्र को जानता था, लेकिन उसे लाइट लेन सिटी के अन्य देवराजों के चरित्र के बारे में नहीं पता था। डुआनमू यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कृपया मेरे दुस्साहस को क्षमा करें। हालांकि भाई किनयू, आपके आचरण से भले ही आप निचले लोक के लोगों को दिव्य लोक की आजीविका का अनुभव करने की अनुमति देते हों, आपके निचले लोक के वे लोग केवल कोहरे के शहर में ही रह सकते हैं।
निचले लोक के उन लोगों के लिए दिव्य लोक में बिना किसी प्रतिबंध के अपना जीवन जीना असंभव है। ऐसी जेल जैसी जिंदगी जीने के बाद क्या उनके लिए निचले लोकों में स्वतंत्र रूप से जीना बेहतर नहीं है? डुआनमू किन यू कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। डुआनमू, मुसीबत आ गई है, मैं बाहर जाकर पहले उसे संभाल लूंगा। किन यू ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। इसके बाद वह टेलीपोर्ट हो गया और डुआनमू यू के पास से गायब हो गया। टकराना, एक जोरदार टक्कर की आवाज आसमान में गूंजी। थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देवराज हवा में खड़े थे। थंडर मार्शल देवराज झोउ टोंग, जिसने पहले फॉग सिटी पर हमला किया था, ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हमले के बाद फॉग सिटी बस थोड़ा सा हिला था। फॉर्मेशन एरोस्पेस। एक पल में झोउ हुओ ने निर्धारित किया कि यह एक फॉर्मेशन एरोस्पेस था। उदासीन झोउ वुलियन ने उदासीनता से कहा, बड़े भाई, मुझे इस कोहरे वाले शहर को नष्ट करने की इजाजत दो। झोउ वुलियन के हाथ में एक छोटा नीला ब्लेड दिखाई दिया। वूश, झोउ वुलियन ने अपना छोटा ब्लेड लहराया। अनगिनत ब्लेड की आकृतियां कोहरे शहर की ओर उड़ चलीं। हर ब्लेड की आकृति में अद्भुत विनाश क्षमता समाहित थी। टकराना, ब्लेड की आकृतियों के सामने अचानक एक नीला गाउन पहने आकृति प्रकट हुई। अनगिनत ब्लेड की आकृतियां इस नीला गाउन वाली आकृति पर वार करके समाप्त हुईं। ब्लेड की आकृतियां गायब हो जाने के बाद नीला गाउन वाली आकृति को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसी समय नीले गाउन वाली आकृति के बगल में एक काला गाउन पहने आकृति प्रकट हुई। मेरे कोहरे के शहर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? किन यू के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। उसने अपने सामने खड़े 4 महान देवराजों की ओर देखा। बिना बताए हमला करना, यही छिपकर हमला करने का तरीका है। यही तरीका वास्तव में तुम्हारे थंडर पनिशमेंट सिटी के लिए उपयुक्त है। थंडर पनिशमेंट सिटी के चारों महान देवराजाओं ने भौहें चढ़ाईं। झोउ रैन ने ठंडे स्वर में कहा, किन यू, अपनी बोलने की क्षमता का दिखावा मत करो। तुमने हमारे थंडर पनिशमेंट सिटी को बार बार अपमानित किया है। आज वह दिन आएगा जब हमारा थंडर पनिशमेंट सिटी तुम्हें सजा देगा। दंड। झोउ हुओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। आंखों में हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, किन यू, हम तो तुम्हें कुछ और समय देना चाहते थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम सचमुच मौत को दावत देना चाहते हो और खुलेआम दिव्य लोक में एक कोहरे का शहर बना रहे हो। तुम सब मुझे मारना चाहते थे। क्या मैं गलत सुन रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सबके पास मुझे मारने का जरिया हो? किन यू मुस्कुराया और मजाक उड़ाया। बस, किन यू ने सतर्क रहना शुरू कर दिया। ये झोउ हुओ वास्तव में इतना आश्वस्त था, विशेष रूप से यह जानने के बाद भी कि किन यू के पास स्थानिक ठंड को तोड़ने की क्षमता थी। केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता था, थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल थंडर पनिशमेंट सिटी में था और हमला कर सकता था। किन यू ने पहले कभी किसी दिव्य देवता को हमला करते नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि दिव्य देवता कितने शक्तिशाली होते हैं। हालांकि किन यू जानता था कि असुर देवराज जैसा कोई भी व्यक्ति एक महान दिव्य के सामने शक्तिहीन होगा। अगर कोई महान दिव्य आ जाए तो उसके पास केवल एक ही विकल्प होगा, वह है भाग जाना। लियर, सबको बैंगनी रहस्यमय हवेली में वापस भेजो, जल्दी करो। किन यू ने जियांग ली को एक मन की आवाज भेजी। इस समय जियांग ली को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। बिना कुछ पूछे उसने तुरंत फॉग सिटी के सभी लोगों को बैंगनी रहस्यमय हवेली में वापस लौटने का आदेश दिया। किन यू की स्थानिक ऊर्जा फैलने लगी। जैसे ही सभी लोग बैंगनी रहस्यमय हवेली में लौटेंगे, किन यू तुरंत बैंगनी रहस्यमय हवेली को नए ब्रह्मांड में वापस भेज देगा। किन यू का मानना था कि जब तक वे नए ब्रह्मांड में लौट जाएंगे, उसके रिश्तेदारों को जरा भी खतरा नहीं होगा। केवल उस समय ही किन यू बिना किसी चिंता के थंडर पनिशमेंट सिटी के उन लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगी। भाई यू, जो भी देवराज नहीं है, वे बैंगनी रहस्यमय हवेली में लौट आए हैं। जियांग ली ने तुरंत मन की आवाज भेजकर जवाब दिया। किन यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक इरादे से उसने बैंगनी रहस्यमय हवेली को नए ब्रह्मांड में वापस भेज दिया था। किन यू की नजर अब अपने सामने 4 महान देवराजाओं की ओर भी तीक्ष्ण शीतलता की झलक दिखाने लगी थी। शुरू में मैंने सिर्फ झोउ जियान से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम्हारा थंडर पनिशमेंट सिटी मुझ पर दबाव बना रहा था। ऐसे में तुम मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। जैसे ही किन यू ने मन ही मन ये सोचा, दिव्य भाला क्षीण हिम किन यू के हाथ में प्रकट हो गया। जब उन्होंने किन यू के हाथ में दिव्य भाला देखा तो 4 महान देवराज की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस किन यू ने अपने क्लोन को बुलाया था और दिव्य भाला वार्निंग स्नो भी तुरंत निकाल लिया था। लगता है किन यू अपनी पूरी ताकत झोंकने की योजना बना रहा था। झोउ हुओ और वे सभी सतर्क हो गए थे। झोउ हुओ और उनके सामने किन यू निश्चित रूप से मरने वाला था, इसलिए वे किन यू के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने को तैयार थे। आक्रमण करना, झोउ हुओ ने दिव्य चेतना ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। हालांकि इससे पहले कि झोउ टोंग, झोउ वुलियन और झोउ रैन कुछ कर पाते, आकाश से अनगिनत बांस अचानक प्रकट हो गए। गॉड की यी फैंग का प्रथम श्रेणी ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना। विशाल क्षेत्र। गॉड की यी फैंग, जुओ क्यूलिन और जियांग लैन तीनों किन यू के पास आ गए। चेहरे पर मुस्कान लिए गॉड की यी फैंग किन यू की ओर मुड़े और बोले, किन यू, ये चारों मेरे आध्यात्मिक खजाने में फंस गए हैं। एक कप चाय के बराबर समय में इनका बच निकलना नामुमकिन होगा। अच्छा, मैं अंदर जाकर उन्हें संभाल लूंगा। किन यू के शरीर की एक हरकत के साथ वह भी आकाश में तैरते बांस के जंगल में पहुंच गया। गॉड की यी फैंग की आंखों में एक तेज उग्रता उभर आई। उन्होंने दिव्य चेतना ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा, किन यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जियांग ली और जुओ क्यूलिन तो बस किनारे से देख रहे थे। इस समय उन दोनों को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी।
असीम बांस के जंगल के भीतर इस समय थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देवराज विशाल क्षेत्र में फंस गए थे। हालांकि झोंग हुओ के पास कुल रक्षा आध्यात्मिक खजाना था, फिर भी विशाल क्षेत्र को तोड़ने में उसे काफी समय लगेगा और इस समयावधि में ये 4 महान देवराजों के लिए सबसे खतरनाक क्षण था। बड़े चाचा, अब हमें क्या करना चाहिए? झोऊ रान ने दिव्य चेतना वाणी के माध्यम से पूछा। वर्तमान झोऊ रान चिंतित था। यह विशाल क्षेत्र एक प्रथम श्रेणी का ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाना था। झोऊ रान में इसे भेदने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। फंसे हुए चारों में से केवल झोऊ हुओ और झोऊ वुलियन में ही इस विशाल क्षेत्र को भेदने की ताकत थी। अगर वे दोनों हाथ मिला लेते तो वे इसे थोड़ा पहले ही भेद सकते थे। झोऊ रान, चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी के हमले का सामना करना पड़े तो बस टेलीपोर्ट हो जाओ। झोऊ हुओ ने दिव्य चेतना ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। यह विशाल क्षेत्र केवल लोगों को फंसाने की क्षमता रखता है। हालांकि इसे तोड़कर आजाद होना अपेक्षाकृत कठिन है, लेकिन हम चारों एक दूसरे का स्थान जानते हैं। ये संभव नहीं है कि कोई हमें मार सके। ठीक जब झोऊ हुओ ने अपनी दिव्य चेतना ध्वनि प्रेषित की तो अचानक झोऊ हुओ के सामने सियान वायु की एक धारा प्रकट हुई। अचानक उस सियान वायु की धारा का एक भाग एक पैर में बदल गया। लंबी टांग ने आकाश को चीर दिया और जोर से आगे की ओर उछली। ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने का विशाल क्षेत्र कंपन करने लगा। एक उच्च कोटि के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने से बने शरीर का हमला भी बेहद भयावह था। हालांकि झोऊ हुओ में अभी भी इसका प्रतिरोध करने की क्षमता थी। केवल झोऊ हुओ ने वास्तव में इसे रोका नहीं था। वह सीधे टेलीपोर्टेशन के जरिए बच निकला। कितना अफसोस है। काले गाउन वाला किम यू भी प्रकट हुआ। अगर झोऊ हुओ एक पल के लिए भी अपने क्लोन से लड़ता तो उसका दिव्य भाला क्षीण हिम झोऊ हुओ के सिर में घुस जाता। किम यू को झोऊ हुओ के भाग जाने की चिंता थी, इसीलिए उसने अपने क्लोन का इस्तेमाल किया था, जिसके पास उसके दिव्य भाले वार्निंग स्नो से भी कमजोर वार था, झोऊ हुओ पर हमला करने के लिए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने के बावजूद झोऊ हुओ भाग जाएगा। किम यू के असली शरीर के पीछे अचानक एक आकृति प्रकट हुई। एक नीले रंग की प्रकाश किरण सीधे किम यू की ओर बढ़ रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि किम यू समय रहते उसे रोक नहीं पाया। जो व्यक्ति हमला करने आया था वह वास्तव में झोऊ वुलियन था, जिसके हाथ में एक सियान रंग का छोटा ब्लेड था। अध्याय 634, पुस्तक 17 खंड 17, गॉड किंग्स ब्लड, अध्याय 31, जमुना। जब किम यू को पता चला कि जिस व्यक्ति ने अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की थी वह झोऊ वुलियन था, तो किम यू का सुरक्षा कवच तुरंत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देवराजों में से ये झोऊ वुलियन ही था जिससे किम यू सबसे ज्यादा बचना चाहता था। हालांकि झोऊ हुओ के पास कुल रक्षा आध्यात्मिक खजाना था और वह और भी बड़ा खतरा लग रहा था। किम यू की मूल ऊर्जा की वर्तमान समझ पहले से कहीं ज्यादा थी। यह इतनी ज्यादा थी कि उसकी आत्मा ने ब्रह्मांडीय मूल ऊर्जा को भी आत्मसात कर लिया था। जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को जानो और अपने शत्रु को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। किम यू स्वाभाविक रूप से झोऊ हुओ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। हालांकि ये झोऊ वुलियन अलग था। किम यू के अनुसार ये झोऊ वुलियन केवल एक दोयम दर्जे के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। हालांकि उसकी व्यक्तिगत शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। वह इतना शक्तिशाली क्यों था? उसमें ऐसा क्या था जो शक्तिशाली था? ये सब कुछ ऐसी बातें थीं जिनके बारे में किम यू नहीं जानता था। जो नहीं जानता था वह सबसे भयावह था। वूश, नीले रंग की ब्लेड किरण तेजी से किम यू की ओर बढ़ रही थी। किम यू समझ पा रहा था कि इस नीले रंग की ब्लेड किरण के इर्द गिर्द समय का प्रवाह कभी लाखों गुना बढ़ जाता था और कभी कभी केवल दसियों गुना। हालांकि यह नीले रंग की ब्लेड किरण प्राकृतिक रूप से अत्यंत सामंजस्यपूर्ण प्रतीत हो रही थी। साथ ही विशाल क्षेत्र में मौजूद अनगिनत बांस वास्तव में ब्लेड किरण को जरा भी रोक नहीं पा रहे थे। टकराना। जब ब्लेड की किरण किम यू के शरीर के पास पहुंची तो ब्लेड की किरण अचानक बड़ी हो गई। उस जगह में अचानक ब्लेड का एक साफ निशान दिखाई दिया। सौभाग्य से वे प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने के भीतर स्थित थे, जहां वह स्थान इतना स्थिर था कि प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट आध्यात्मिक खजाने भी उसे आसानी से नहीं काट सकते थे। जहां तक स्वयं किम यू का प्रश्न है, वह भी सीधे टेलीपोर्ट हो गया था। जब किम यू पुनः प्रकट हुआ तो वह थंडर नाइटमेयर गॉड की झोऊ वुलियन के पीछे प्रकट हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दिव्य भाला वार्निंग स्नो को अपने हाथ में ले लिया। दिव्य भाला वार्निंग स्नो के शाफ्ट पर अस्पष्ट काली और पीली ऊर्जा गति करने लगी। जैसे कोई अजगर पानी से निकलकर अपने साथ घातक हत्या का इरादा लेकर आता है, वैसे ही दिव्य भाला वार्निंग स्नो झोऊ वुलियन की ओर फेंका गया। गति बहुत तेज थी। टेलीपोर्ट, भाला प्रहार, समय त्वरण, ये सब पूरी तरह से समन्वित थे। ये झोऊ वुलियन अगर मरना नहीं चाहता तो वह टेलीपोर्टेशन से ही बच सकता है। किम यू ने अपनी आंखों से दिव्य भाले घटते हिम की ओर देखा। सब कुछ चकनाचूर करने की शक्ति से उसने उसे झोऊ वुलियन की ओर फेंका। किम यू को दिव्य भाले घटते हिम पर पूरा भरोसा था। इस पल टकराना। किम यू के चारों ओर लगे बांस सचमुच टूटकर धूल में बदल गए। किम यू का हमला बहुत शक्तिशाली था। इससे विशाल भूभाग को भी जबरदस्त झटका लगा। ओह, झोऊ वुलियन ने भाले के इस वार को देखा। उसके हाथ में मौजूद नीले रंग के छोटे ब्लेड ने अपनी दिशा में एक सुंदर बदलाव किया। वह एक अजीब से मोड़ पर चला गया। आश्चर्यजनक और चमत्कारिक रूप से ब्लेड ने भाले को झोऊ वुलियन तक पहुंचने से ठीक पहले रोक दिया। क्या दिव्य भाला क्षीण होती बर्फ ऐसी चीज थी जिसे कोई सीधे रोक सकता था?
किन यू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। दो बेहद धीमी टक्कर की आवाजें सुनाई दी, किसी उछलते हुए संगीत की धुन की तरह। जो वुलियन के नीले रंग के छोटे ब्लेड ने दिव्या भाले के सिरे पर 2 बार हल्के से टैप किया। दिव्या भाले की सटीकता बदल गई। ये पहली बार था कि किन यू किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने शक्ति पर विजय पाने के लिए कोमलता का उपयोग करके दिव्या भाले के क्षीण होते हिम को रोक दिया था। ताकत पर विजय पाने के लिए कोमलता का उपयोग करने के लिए यह इस बात पर भी निर्भर होना चाहिए कि कोई चीज कितनी दृढ़ थी। दिव्या भाला वार्निंग स्नो के विरुद्ध, जो एक भयानक आक्रमण करने वाला हथियार था, संपूर्ण दिव्य क्षेत्र में बहुत कम लोग वह कर पाते जो वुलियन ने किया था। किसी गहरे तालाब की तरह जो वुलियन की आंखें बेहद शांत और स्थिर थीं। हालांकि इस समय भी वह किन यू के दिव्य भाले वार्निंग स्नो को हैरानी से देख रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, किन यू, तुम्हारा भाला वाकई बहुत शक्तिशाली है। अभी अभी इसके हल्के से स्पर्श से ही मुझे दिव्य भाले वार्निंग स्नो के अत्याचार का आभास हो गया था। हालांकि एक हथियार किसी व्यक्ति की असली ताकत का केवल एक अंश होता है। किन यू मुस्कुराया। जो वुलियन, क्या तुम देरी करने की कोशिश कर रहे हो? किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। किन यू जो वुलियन के वर्तमान उद्देश्य का अनुमान लगा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान जो पूरे मन से विशाल क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वे बच सकें। जहां तक जो वुलियन की बात है, वह किन यू को रोकने आया था। पहले हुई छोटी सी बातचीत से ही जो वुलियन को पता चल गया था कि वह किन यू का सीधा सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने बातचीत के जरिए समय को टालना शुरू कर दिया। वास्तव में जो वुलियन ने उदासीनता से सिर हिलाया। किन यू, मैं तुम्हारी ताकत महसूस कर पा रहा हूँ। उदाहरण के लिए लौकिक नियम। तुम समय त्वरण में अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गए हो। तुम्हारी प्रतिभा ऐसी है जिसकी मैं सचमुच प्रशंसा करता हूँ। केवल समय त्वरण ही ऐसी चीज नहीं है जहाँ तेज होना बेहतर के बराबर हो। कभी कभी सर्वोत्तम प्रभाव उत्पन्न करने के लिए समय त्वरण के तेज और धीमेपन का संयोजन करना पड़ता है। यह एक ऐसी चीज है जो अनगिनत वर्षों के अनुभव के संचय से ही सीखी जा सकती है। उदाहरण के लिए मैं पूरे दिव्य लोक में असुर देवराज और 8 ऋषि सम्राटों के अलावा कोई भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो मुझे मार सके। अगर वे स्थानिक हिमीकरण जानते भी होते तो भी वे ऐसा नहीं कर पाते। यह अनुभव है। किन यू, इसे ठीक से समझो। किन यू मन ही मन मुस्कुराने लगा। हालांकि जो वुलियन ने जो कहा वह उचित था। क्या ये वास्तव में किन यू के लिए उपयोगी था? किन यू ने जो वुलियन की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, अनुभव समान स्तर के विशेषज्ञों के लिए उपयोगी होता है। हालांकि उन विशेषज्ञों के लिए जो निश्चित रूप से आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, अनुभव बेकार होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, आप असुर देवराज के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर किसी जगह को समय के लिए रोक दिया जाए तो आप केवल खुद को रौंदने की अनुमति दे सकते हैं। आगे, किन यू ने दिव्य भाले के क्षीण होते हिम के अग्रभाग को आगे की ओर तान दिया। इससे पहले तुमने मेरे दिव्य भाले के क्षीण होते हिमखंड का केवल सिरा ही देखा था। किन यू ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि जो हो अब इस जगह को तोड़ने ही वाला था। उससे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ अंतिम युद्ध करूंगा। अंतिम लड़ाई। जो वुलियन ने भौहें चढ़ाईं। किन यू ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना भाला पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सावधान। इसके बाद दिव्य भाले की धार लहराई। भाले के अग्रभाग से भालों की अनगिनत आकृतियां प्रकट हुईं। एक एक करके वे जो वुलियन की ओर ऐसे फेंकी गईं जैसे अजगरों का एक समूह उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। तीसरे भाई, दूसरे भाई, बस थोड़ी देर और डटे रहो। मैं इस विशाल क्षेत्र द्वारा घेरे गए स्थान को तोड़ने ही वाला हूँ। अपने सामने तैरते हुए अनगिनत हरे हरे बांसों को देखकर जो अपना पूरा ध्यान अपने कुल रक्षा आध्यात्मिक खजाने थंडर ओरिजिन आध्यात्मिक मोती की शक्ति का उपयोग करने पर लगा रहा था। जो के सिर के ऊपर तैरते हुए विद्युतीय आध्यात्मिक मोती का प्रकाश थोड़ा सिकुड़ गया। उसके तुरंत बाद वह और भी व्यापक हो गया। जो बांस उसके पास आ रहे थे वे लगातार टूट रहे थे। जो की रणनीति बेहद सरल थी। उसने जो वुलियन और जो टोंग को किन यू को रोकने के लिए कहा। विशाल क्षेत्र को तोड़कर दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद ही वे फिर से निश्चिंत हो सकते थे। दिव्य क्षेत्र में वे किन यू के कोहरे वाले शहर पर हमला कर सकते थे। अगर वे उससे जीत नहीं पाते तो वे भागकर थंडर पनिशमेंट सिटी में वापस टेलीपोर्ट भी कर सकते थे और फिर थंडर पनिशमेंट के उत्कृष्ट दिव्य देवता को बुलाकर उसकी देखभाल कर सकते थे। उस समय फ्लोटिंग फेदर्स एक्सल्टेड सेलेस्टियल ने आदेश दिया था कि जब तक एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंट नीचे नहीं आ जाता तब तक नए एक्सल्टेड सेलेस्टियल के जन्म तक थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल केवल एक बार ही हमला कर सकता है। हालांकि एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आने से पहले थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल को देवराजाओं को मारने का विशेषाधिकार प्राप्त था। किन यू की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? उसकी अपनी ताकत का होना एक बात है, असल में कई देवराज भी उसकी मदद कर रहे हैं। जो विशाल क्षेत्र की बाधाओं की परत दर परत हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। किन यू का असली शरीर जो वुलियन से लड़ रहा था। जहां तक किन यू के क्लोन की बात है, वह जो तोंग से लड़ रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके क्लोन को जो तोंग ने जकड़ लिया हो। हालांकि असल में अगर क्लोन जो को परेशान करना चाहता था तो जो टोंग उसे कैसे रोक पाता। सियान गाउन पहने किन यू मानो युद्ध का बेजोड़ देवता था। उसकी हर मुट्ठी और पैर की चोट से पूरा इलाका कांप उठता था। इसके साधारण हमलों में ही अत्यंत भयावह शक्ति थी। जो टोंग ने इस सियान गाउन वाले किन यू को बड़ी मुश्किल से रोका। वह समय को तेज कर सकता था
लेकिन सियान गाउन वाला किन यू भी ऐसा करने में सक्षम था। किन यू के क्लोन में नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा और समय त्वरण की क्षमता भी थी। टकराना। सियान रंग की पोशाक पहने किन यू झोउ तोंग के ऊपर उल्टी स्थिति में टेलीपोर्ट हो गई। उसकी मुट्ठी जोरदार तरीके से नीचे की ओर वार कर रही थी। उस साधारण मुट्ठी में अनगिनत दमन और शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ ऊपर से टूटकर गिर रहा हो। नीचे झोउ तोंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसे रोको। झोउ तोंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने टेलीपोर्टेशन के जरिए हमले से बचने का रास्ता चुना। थंडर मार्शल गॉड किंग झोउ तोंग अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें दूसरों से सीधे तौर पर लड़ना और बल के विरुद्ध बल का प्रयोग करना बहुत पसंद था। उनके शरीर की सुरक्षा वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि जब उनका सामना किन यू क्लोन से हुआ, जो एक प्रथम श्रेणी के ग्रैंडमिस्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर द्वारा निर्मित था, तो किन यू के क्लोन की तुलना में उनकी अभिमानी सुरक्षा एक शिशु के गाल की तरह थी जो जस्ती लोहे की चादर से टकरा रहा हो। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर के नहीं थे। झोउ तोंग, लगता है तुम सिर्फ भागना ही जानते हो। सियान गाउन पहने किन यू ने अपनी हरकत रोक दी। उसने हमला जारी नहीं रखा। झोउ तोंग ने भी हिलना बंद कर दिया। वह खुश था कि किन यू ने हमला करना बंद कर दिया। किन यू की बात सुनकर उसने ठंडे स्वर में कहा, किन यू, हम यहाँ कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जीवन मरण की लड़ाई है। मैं मानता हूँ कि मेरी रक्षा आपकी रक्षा से कमजोर है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसके लिए मुझे आपको मारना होगा? अगर आप मुझे मारने में सक्षम नहीं हैं, तो ये व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करना बंद करें। ओह, तुम अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो। सियान गाउन पहने किन यू ने हल्की हंसी के साथ कहा। झोउ तोंग का बूढ़ा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिव्य लोक में एक देवराज के लिए दूसरे देवराज को मारना बेहद मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवराज टेलीपोर्ट करने में सक्षम थे। ऋषि सम्राट अपवाद थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास स्थानिक जमाव स्पेशल फ्रीजिंग की क्षमता थी, जिसके कारण अन्य देवराज टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। बेशक असुर देवराज भी अन्य देवराजों को आसानी से मार सकता था। कुल मिलाकर केवल 8 ऋषि सम्राट थे। जिन लोगों ने समय अवरोध को समझा है, उनकी संख्या बहुत कम है। इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में जब कोई गॉड किंग किसी दूसरे गॉड किंग से लड़ता था और कोई गॉड किंग लगातार टेलीपोर्ट होने लगता था और अपने प्रतिद्वंदी से उलझने लगता था, तो उसे बेशर्मी ही माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कोई दूसरे से जीत तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपने प्रतिद्वंदी से उलझता रहता है, तो ये सचमुच एक बेशर्मी थी। झोउ तोंग का दिल गुस्से से भर गया। हालांकि उसके पास एक मिशन था, किन यू के क्लोन से उलझने का। यही वजह थी कि वह किन यू के क्लोन से उलझता रहा। हालांकि वह उससे जीत नहीं पा रहा था। वह खुद भी बेहद असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार 4 महान देवराजों में से झोउ वुलियन और उसे किन यू के मुख्य शरीर और उसके क्लोन को उलझाने का काम सौंपा गया था। झोउ हुओ को विशाल क्षेत्र को तोड़ने का काम सौंपा गया था। जहां तक झोउ रैन की बात है, झोउ रैन, जो लौकिक नियमों का जरा भी जानकार नहीं था, किन यू के उस क्लोन के साथ उलझने की स्थिति भी नहीं बना पाया जो समय त्वरण में सक्षम था। संभावना थी कि प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक मुक्का मारकर उसे आधा बहरा कर दिया जाएगा। ये टूटने वाला है। सियान गाउन पहने किन यू ने धीमी आवाज में कहा। किन यू का मुख्य शरीर और उसका क्लोन मूलतः एक ही व्यक्ति थे। क्लोन की आत्मा का निर्माण किन यू की आध्यात्मिक चेतना और आत्मा के शरीर के एक अंश से हुआ था। सियान रंग का गाउन पहने किन यू नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा को भी महसूस करने में सक्षम था। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि यह विशाल क्षेत्र पतन की स्थिति में था। भनभनाहट टिल्डर अंतरिक्ष हिल गया। एक एक करके बांस टूटकर धूल में बदल गए। ये देखकर झोउ तोंग के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। झोउ तोंग, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। सियान गाउन पहने किन यू ने उदासीनता से कहा। क्या? झोउ तोंग ने अपने सामने सियान गाउन पहने किन यू की ओर देखा। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह सियान गाउन पहने किन यू सियान गैस में बदल गया था। इसके अलावा ये सियान गैस फैल गई थी। सियान गैस का वह हिस्सा जो झोउ तोंग के पास पहुंचा था, अचानक एक पैर में बदल गया। तेजी से पैर को बाहर की ओर लात मारी गई। झोउ तोंग ने किक से बचने के लिए दूर टेलीपोर्ट किया। हालांकि वह पैर एक बार फिर गैस में बदल गया था। इस क्षण झोउ तोंग को लगा कि बस कुछ ही सांसों में ये पूरा स्थान पूरी तरह से ढह जाएगा। इस प्रकार इस क्षण उसकी सारी एकाग्रता उस सियान गैस पर केंद्रित थी जो बहते पानी की तरह दिखाई दे रही थी। पफ! झोउ तोंग के पास पहुंची सियान गैस की एक और मात्रा मुट्ठी में बदल गई। पल भर में मुट्ठी आगे की ओर मुड़ गई। झोउ तोंग फिर से टेलीपोर्ट हो गया। धमाका! झोउ तोंग को लगा कि उसका शरीर अकड़ गया है। उसके बाद उसकी आत्मा में दर्द का एक झोंका आया। अच्छा नहीं! झोउ तोंग सीधे टेलीपोर्ट हो गया और इस क्षण विशाल क्षेत्र द्वारा निर्मित स्थान अंततः पूरी तरह से ढह गया था। झोउ वुलियन, जो पूरे समय किन यू से उलझा हुआ था, भी टेलीपोर्ट हो गया था। कोहरे के शहर के बाहर आसमान में किन यू, जियांग ली, गॉड किंग यी फेंग और ज़ुओ क्यूलिन सभी हवा में खड़े थे। झोउ हुओ और थंडर पनिशमेंट सिटी के बाकी 3 गॉड किंग्स के चेहरों पर एक भद्दा भाव था। दूसरे भाई, कैसा है? झोउ हुओ ने अपने बगल में पीले चेहरे वाले झोउ तोंग की ओर देखा। झोउ तोंग का रंग बेहद पीला पड़ गया था। उसकी तबीयत खराब लग रही थी। कुछ भी नहीं, बस उस वक्त मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किन यू का क्लोन न सिर्फ गैस में बदल सकता है, बल्कि दूसरे हथियारों में भी बदल सकता है। बड़े भाई, झोउ वुलियन ने झोउ हुओ पर एक नजर डाली।
उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। झो वो समझ गया कि उसका तीसरा भाई क्या कहना चाह रहा था। जाहिर है फॉग सिटी बहुत शक्तिशाली थी, वे चारों शायद फॉग सिटी को भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। कोहरे के शहर के सामने एक साथ खड़े 4 महान देवराजों पर एक नजर डालने के बाद झो वो सभी को एक साथ वहां से जाने के लिए एक दिव्य जागरूकता ध्वनि संदेश भेजने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि अंत में वज्रदंड महान दिव्य को प्रस्थान करना ही होगा। थंडर पनिशमेंट सिटी के सभी लोग, आज आप सभी मेरे फॉग सिटी को नष्ट करना चाहते हैं और मेरे फॉग सिटी के लोगों को मारना चाहते हैं। मेरा मानना है कि मेरे लिए विनम्रता के बदले विनम्रता ही उचित है, किन यू ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। झो हुओ और उनके साथी मन ही मन हंस रहे थे। वे सब इंतजार कर रहे थे कि उनके लौटने के बाद उनके पिता आकर इस मामले को संभालेंगे। हालांकि इसके बाद किन यू ने जो किया उससे वे हैरान रह गए। किन यू मुस्कुराई और एक हाथ से इशारा किया। स्थानिक जम रहा है। इसके तुरंत बाद फॉग सिटी को केंद्र में रखते हुए 10,000 मील के दायरे में अंतरिक्ष पूरी तरह से जम गया। अब टेलीपोर्ट करना नामुमकिन था। झो हुओ और बाकी लोगों की अभिव्यक्ति तुरंत स्थिर हो गई। किन यू के दिल से एक क्रूरता की आभा फूट पड़ी। अब इस मामले को निपटाने का समय आ गया है। अध्याय 635, पुस्तक 17 खंड 17, देवराज का रक्त। अध्याय 32, देवराजों की मृत्यु। ये नामुमकिन नामुमकिन। झो हुओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस समय जो जगह पहले से ही जमी हुई थी उसने उसे साफ साफ बता दिया था कि यह सचमुच सच है, बस वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि ठंडी और उदासीन झो वुलियन की आंखें भी सदमे से भर गईं। पिताजी, ये तो स्थानिक ठंड है। झो रान झो वुलियन के पास खड़ा था। वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। ये किन यू। जुओ क्यूलिन ने किन यू की ओर देखा। वो भी अवाक रह गई थी। जब किन यू ने ये चाल चली तो जियांग ली के अलावा, जो पहले से ही इसके बारे में जानता था, बाकी सभी लोग चौंक गए। स्थानिक ठंड, स्थानिक हिमीकरण जिसका उपयोग केवल ऋषि सम्राट ही कर सकते थे। ऋषि सम्राटों का इतना सम्मान इसलिए था क्योंकि उनमें स्थानिक जमाव था, वह क्षमता जो अन्य देवराजों को सबसे ज्यादा भयभीत करती है। अनगिनत वर्षों में ऋषि सम्राट अपने कुल रक्षा आध्यात्मिक निधियों के प्रयोग से अंतरिक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से जमा देने में सक्षम थे। इसी कारण से उन्हें देवराजों में सर्वोच्च माना जाता था। ये स्थानिक जमाव एक अद्भुत क्षमता थी जिसका उपयोग असुर देवराज जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते थे। व्यवहारिक रूप से सभी देवराजाओं ने अपने दिलों में यह निश्चय कर लिया था कि यह स्थानिक ठंड एक ऐसी चाल है जिसका उपयोग केवल 8 महान ऋषि सम्राट ही कर सकते हैं। तथापि इस समय किन यू ने वास्तव में स्थानिक ठंड का उपयोग किया। क्या तुम सबने अपनी तैयारी पूरी कर ली है? किन यू के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ पकड़ने की कोशिश की और फिर उसके हाथ में दिव्य भाला क्षीण हिम प्रकट हो गया। झो हुओ के चेहरे पर ठंडे तालाब के पानी जैसी उदासी थी। उसने ठंडेपन से किन यू की ओर देखा और उपहास किया। किन यू, तुम सचमुच चमत्कारों की रचयिता हो। बस ये स्थानिक ठंड हमें टेलीपोर्ट करने में असमर्थ बना देगी। अगर हम टेलीपोर्ट नहीं भी करते तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में हमें मारने की ताकत है। बिना टेलीपोर्ट किए तथा केवल गति और हमले पर निर्भर रहते हुए किन यू के लिए 4 महान देव राजाओं को मारना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा झो हुओ ने अपनी दिव्य चेतना का प्रसार करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसकी दिव्य चेतना वज्रदंड नगर तक पहुंच गई। झो हुओ की दिव्य चेतना तुरंत उसके पिता वज्रदंड के सर्वोच्च दिव्य निवास तक पहुंच गई। कभी कभी निष्कर्ष वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं। झो हुओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। झो हुओ, झो रान और झो तोंग को लगने लगा कि किन यू बस अपनी स्थानिक स्थिरीकरण क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपना मूल आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देवराजों के पीछे एक उत्कृष्ट दिव्य शक्ति थी। थंडर पनिशमेंट उत्कृष्ट दिव्य शक्ति। यदि कोई महान दिव्य प्राणी आक्रमण करता तो असुर देवराज भी तुरंत राख में बदल जाता। सचमुच बहुत घमंडी हो किन यू। मुझे इस उत्तर पश्चिमी ऋषि सम्राट को संभालने दो। एक कर्कश आवाज सुनाई दी। उसी समय जुओ क्यूलिन आगे की ओर उड़ गया। किन यू ने हाथ बढ़ाकर जुओ क्यूलिन को रोका। वह मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ जुओ क्यूलिन, मैं उन चारों की देखभाल करने के लिए काफी हूँ। अभिमानी। झो हुओ और झो टोंग लगभग एक साथ चिल्लाए। झो रान और झो वुलियन के चेहरों पर भी एक ठंडी मुस्कान थी। स्थानिक ठंडक से केवल दूसरों को टेलीपोर्ट करने में असमर्थता होगी। एक अभी भी उड़ने में सक्षम था। 1 से 4 को मारना, ये तो बस सपना देखने जैसा होगा। थंडर पनिशमेंट सिटी। एक शांत आंगन में बैंगनी गाउन पहने, चांदी के बालों वाले एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। अपने हाथ पीठ के पीछे रखे वह पूर्व की ओर देख रहा था। उसकी निगाहें मानो अंतरिक्ष के आर पार देख रही थीं। स्थानिक ठंड, ये किन यू वाकई असाधारण है। वज्रदंड महान दिव्य ने अपनी भौहें उठाईं और धीमी आवाज में कहा। उसकी भौहों के बीच का लाल निशान चमकने लगा। एक क्षण चुप रहने के बाद वज्रदंड महान दिव्य ने धीरे से कहा, यान एर, तुम चारों को तुरंत जमे हुए अंतरिक्ष क्षेत्र से निकल जाना है। कुछ ही क्षणों में कोहरे के शहर के आसपास का लाखों मील का क्षेत्र दिव्य लोक के इतिहास में बदल जाएगा। झो हुओ, झो रान, झो तोंग और झो वुलियन के मन में वज्रदंड की महान दिव्य आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। साथ ही यह आवाज सिर्फ उन चारों ने ही सुनी। किन यू और बाकी लोग इसे बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे। अम्मा, लगता है कुछ हुआ है। किन यू की छाती में दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी कुछ हुआ हो। हालांकि किन यू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था।
वर्तमान किन यू को अभी भी यह नहीं पता था कि यह स्थानिक नियमों और लौकिक नियमों के संयोजन से निर्मित एक उल्लेखनीय क्षमता थी। दूसरे भाई, तीसरे भाई, रनर, चलो पहले चलें। झो हुओ के चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। चलो देखते हैं कि यह किन यू कैसे मरेगा। झो टोंग के मन में किन यू के प्रति जो आक्रोश था वह किसी भी अन्य व्यक्ति से कम नहीं था। थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल द्वारा पहले कहे गए शब्द उनके द्वारा स्पष्ट रूप से सुने और समझे गए थे। ये स्पष्ट था कि उनके पिता फॉग सिटी के आसपास के लाख मील के क्षेत्र को राख में बदलने जा रहे थे, एक पल में दुनिया का पतन कर देना। यह महान दिव्यात्माओं की शक्ति थी। महान दिव्यों से पहले देवराज केवल बच्चे थे। थंडर पनिशमेंट महान दिव्यों ने आक्रमण करके लाखों मील के आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर दिया। यह निश्चित रूप से वह कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। चल दर, झो हुओ, झो वुलियन, झो टोंग और झो रैन प्रकाश की 4 किरणों में बदल गए और उड़ने लगे। किन यू, तुम हमें मारना चाहती हो? हा हा, सपनों में। झो टोंग की जोरदार हंसी, जिसमें गुस्से के निशान थे, आसमान तक गूंज उठी। इसके तुरंत बाद छोटा यू, जियांग लैन भी फॉग सिटी से उड़कर बाहर आ गया। उसने तुरंत कहा, जल्दी करो, हमें जाना होगा। जियांग लैन खुद भी जाने वाली थी। हालांकि किन यू ने जियांग लैन को हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल लैन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि आपकी उड़ान की गति उनसे कहीं ज्यादा तेज होगी? वे 10,000 मील के क्षेत्र से बहुत तेजी से उड़कर निकल जाएंगे। जियांग लैन थोड़ी अधीर हो गई। किन यू ने अपनी आंखों के सामने मौजूद 4 लोगों पर एक नजर डाली जो गायब होने वाले थे। चल दर, किन यू ने धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी तरह झो टोंग, झो रान, झो हुओ और झो वुलियन हवा में ही रुक गए। वे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। इससे जुओ क्यूलिन, यी फैंग और जियांग लैन स्तब्ध रह गए। ये क्या समय रुक गया है? जियांग लैन और उनके साथियों ने किन यू की ओर देखा। जो कुछ हुआ वह टाइम स्टॉप के समान ही था, क्योंकि टाइम स्टॉप के कारण अन्य लोग भी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते हैं। अंकल लैन, क्या ये हो सकता है कि आप सब भूल गए हैं कि स्थानिक हिमीकरण केवल दिव्य क्षेत्र के स्थान को ही स्थिर कर देगा? किन यू के ऐसा कहने के तुरंत बाद वह टेलीपोर्टेशन के जरिए जियांग लैन और उनके सामने से गायब हो गया। जियांग लैन, जुओ क्यूलिन और यी फैंग को याद किया गया। स्थानिक नियमों का उपयोग करके हमला करना बेहद शक्तिशाली होगा। चूंकि सभी देवराजा टेलीपोर्ट करना जानते थे, इसलिए टेलीपोर्टेशन उनके विरुद्ध बेकार था। हालांकि अब किन यू द्वारा स्थानिक हिमीकरण का उपयोग करने के बाद कोई भी देवराजा इस क्षेत्र में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। स्थानिक हिमीकरण ने जो जमा दिया वह मात्र दिव्य क्षेत्र की स्थानिक ऊर्जा थी। नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा प्रभावित नहीं हुई। किन यू नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके 4 महान देवराजाओं पर अत्याचार करने में सक्षम था। हालांकि इन 4 महान देवराजाओं की शक्ति काफी अच्छी थी, लेकिन टेलीपोर्टेशन में असमर्थ होने और असीम स्थानिक ऊर्जा के दबाव में उनके लिए इसका प्रतिरोध करना भी बेहद मुश्किल था। अच्छा नहीं है। थंडर पनिशमेंट सिटी में थंडर पनिशमेंट के सर्वोच्च दिव्य देवता के हाव भाव बदल गए। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि किन यू ऐसी परिस्थितियों में टेलीपोर्टेशन में कैसे सक्षम था, लेकिन वह जानता था यदि वह अब तक हमला नहीं करता तो उसके बच्चे मर जाते। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो, मर जाओ। थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल की भौहों के बीच का लाल निशान और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने हथेली से वार किया और धीरे से कहा, एकल आभा 8 तत्व, एकल आभा 8 तत्व। जब 6 महान ऋषि सम्राटों ने किन यू से निपटने के लिए हाथ मिलाया था तो उनका सबसे शक्तिशाली हमला केवल एकल आभा वाले 6 तत्व ही थे। अगर 8 महान ऋषि सम्राट भी हाथ मिला लेते तो उनका सबसे शक्तिशाली हमला केवल एकल आभा वाले 8 तत्व ही होते। हालांकि थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल एकल आभा वाले 8 तत्वों का आसानी से उपयोग करने में सक्षम था। उस समय 6 महान ऋषि सम्राटों की संयुक्त स्थानिक बर्फबारी एकल आभा वाले 6 तत्वों से कांपने लगी थी। यह एकल आभा वाला 8 तत्व वज्रदंड उच्च दिव्य के विश्वास के अनुसार जमे हुए स्थान को तोड़ना और किन यू को मारना बेहद आसान होना चाहिए था। टेलीपोर्टेशन के साथ किन यू थंडर पनिशमेंट सिटी के 4 महान देव राजाओं के सामने प्रकट हुआ। किन यू, तुम अभी भी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग कैसे कर पा रही हो? झो हुओ ने अविश्वास से कठोर स्वर में कहा। बाकी 3 देवराजों की आंखों में सदमा, गुस्सा, लाचारी और क्रोध था। स्थानिक ऊर्जा द्वारा उत्पीड़ित 4 लोग अच्छी तरह जानते थे कि यह समय का रुकना नहीं था, बल्कि स्थानिक उत्पीड़न था। हालांकि अंतरिक्ष स्पष्ट रूप से जम चुका था। ये किन यू अभी भी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग कैसे कर पा रहा था? यह वाकई एक विरोधाभासी बात थी। सोचने की जहमत मत उठाओ। तुम सबके लिए ये समझना नामुमकिन है कि क्यों। मैं तुम सबको अपनी यात्रा पर भेज दूंगा। आज से थंडर पनिशमेंट सिटी में कोई भी देवराजा नहीं होगा। किन यू ने अपने हाथ में पकड़े हुए दिव्य भाले को सीधे उस व्यक्ति की ओर फेंका जो उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा नफरत दिखा रहा था, झो टोंग। यह एक साधारण भाला प्रहार था। भाले की गति भी तेज नहीं थी। अगर यह पहले होता तो झो टोंग के पास भाले के वार से बचने के कई तरीके होते। हालांकि वर्तमान झो टोंग, जो स्थानिक ऊर्जा के दबाव में आकर हिलने डुलने में असमर्थ था, भाले के वार को बस देखता ही रह गया। टकराना, एक बड़ी गड़गड़ाहट सुनाई दी। दूर विशाल कोहरे के शहर में एक भयावह ऊर्जा की हलचल थी। कोहरे का शहर पल भर में राख में बदल गया। मूल ऊर्जा की असीम मात्रा आसपास फैलने ही वाली थी। किन यू उस उमड़ती हुई मूल ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। यहाँ तक कि जमी हुई जगह भी कांपने लगी। हाँ, किन यू का भाला आगे बढ़ता रहा।
उसी समय उसके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसने तुरंत अपनी स्थानिक ऊर्जा को मूल ऊर्जा को रोकने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। थंडर पनिशमेंट एक्सिल्टेड सेलेस्टियल का हमला कितना शक्तिशाली हमला है। उसे तो फॉग सिटी और मेरे स्थानिक जमने को नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया था। छी, हड्डियों और मांस के छिदने की आवाज बेहद साफ थी। भाला झो टोम की छाती में घुस गया था। भाले के अग्रभाग से ऊर्जा की अनगिनत किरणें निकलीं। शरीर की गुहा से होते हुए वे ऊर्जाएं मस्तिष्क में प्रवेश कर गईं और सीधे मस्तिष्क के भीतर नवजात आत्मा को चकनाचूर कर दिया। सच्ची आत्मा भी इतनी बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी कि उसकी मरम्मत करना मुश्किल था। दूसरा भाई, दूसरे अंकल झो हुओ, झो वुलियन और झो रान एक साथ चिल्लाए, किन यू, या तो तुम्हारी मौत होगी या हमारे थंडर पनिशमेंट सिटी का विनाश। झो हुओ पागल हो गया था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे बीच रिश्ते अच्छे थे? किन यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। झो हुओ और उनके बीच तुरंत अवाकता छा गई। पिता, झो हुओ अपने दिल में दुख से चिल्ला रहा था। उसके पिता, जो एक महान दिव्य देवता थे, आकर किन यू को क्यों नहीं मार पाए और उन्हें क्यों नहीं बचा पाए? दिव्य भाला क्षीण हिम को पकड़े हुए किन यू झो वुलियन के पास उड़कर गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या तुम इस बात से उलझन में हो कि वज्र दंड देने वाला दिव्य देवता तुम सबको बचाने क्यों नहीं आया? दुर्भाग्यवश मैं आपको कारण नहीं बताऊंगा। किन यू ने एक बार फिर अपना भाला बाहर की ओर फेंका। असंभव। अगर 7 ऋषि सम्राट मिलकर अंतरिक्ष को जमा भी दें तो भी वे एकल आभा वाले 8 तत्वों को रोक नहीं पाएंगे। केवल तभी जब 8 महान ऋषि सम्राट मिलकर मूल ऊर्जा उधार लेकर स्थानिक हिमीकरण का उपयोग करें, तभी वे स्थानिक हिमीकरण के लिए सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ये किन यू, क्या ऐसा हो सकता है कि वह 8 अलग अलग प्रकार की मूल ऊर्जा को नियंत्रित कर सके? थंडर पनिशमेंट एक्सिल्टेड सेलेस्टियल ने गलत गणना की थी। वह चाल जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह निश्चित रूप से उसे जीत दिलाएगी, वास्तव में स्थानिक हिमीकरण को तोड़ने में सफल नहीं हुई। टोंगर, तुम्हारा पिता तुम्हारा बदला लेगा। थंडर पनिशमेंट एक्सिल्टेड सेलेस्टियल की एक गलती ने उसे एक बेटा खो दिया था। इस बार थंडर पनिशमेंट एक्सिल्टेड सेलेस्टियल ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार निकाला। एक्सिल्टेड सेलेस्टियल का आध्यात्मिक खजाना, ओरिजिनल सिन स्वॉर्ड। थंडर पनिशमेंट के उत्कृष्ट हाथ में हथेली जितनी चौड़ी एक विशाल तलवार प्रकट हुई। एक भयावह आघात तरंग भेजी गई। विशाल तलवार की एक ही लहर से अंतरिक्ष में हल्का कंपन हुआ और फिर गति रुक गई। किन यू के भाले का सामना करते हुए झो वुलियन के चेहरे पर अचानक आजादी की मुस्कान आ गई। मौत, रहने दो, अब और मुश्किलें झेलने की जरूरत नहीं है। बस मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर पाऊंगा जब मोमबत्तियां जलना बंद हो जाएंगी। पुची, धमाका। झो वुलियन के पूरे शरीर से एक भयावह शॉकवेव निकली। आत्मसंकेतन, एक देवराज का आत्मसंकेतन। किन यू के असली शरीर की सुरक्षा उसके क्लोन से कमजोर थी। वह किसी गॉड किंग के सीधे हमले का सामना नहीं करना चाहता था। किन यू ने तुरंत बचने के लिए कई टेलीपोर्टेशन किए। अच्छा नहीं है। किन यू की अभिव्यक्ति में अचानक बड़ा परिवर्तन आ गया। छी, जैसे कोई ब्लेड कागज को चीरता है, वैसे ही पारदर्शी तलवार की ऊर्जा की एक किरण तेजी से जमे हुए स्थान को चीर रही थी। जमे हुए स्थान को लगातार चीरा जा रहा था। कितना भयानक हमला था। किन यू स्तब्ध रह गया। उसकी आत्मा 8 महान मूल ऊर्जाओं के साथ विलीन हो चुकी थी। उसकी स्थानिक निरोध की स्थिरता पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी का हमला वास्तव में इतना शक्तिशाली था। इसके अलावा तलवार की ऊर्जा की यह किरण किन यू की ओर आ रही थी। जैसे जैसे तलवार की ऊर्जा की किरण जमे हुए स्थान को चीर रही थी, वह लगातार कमजोर होती जा रही थी। बिखराव। किन यू भी पीछे हट गया। उसने तलवार की इस किरण को रोकने के लिए नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा का निरंतर उपयोग करना शुरू कर दिया। जहां एक ओर उसकी नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा तलवार की किरण का प्रतिरोध कर रही थी, वहीं दूसरी ओर तलवार की ऊर्जा भी निरंतर कमजोर होती जा रही थी। तलवार की ऊर्जा की किरण किन यू के जमे हुए स्थान और नए ब्रह्मांड की स्थानिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को चीरते हुए अंततः विलुप्त हो गई। किन यू आश्चर्य से हौंफ उठा। एक तलवार ऊर्जा के हमले के इतने शक्तिशाली होने के लिए किन यू को यकीन था कि उसकी आक्रमण शक्ति उसके अपने दिव्य भाले के क्षीण हिम से भी अधिक भयावह होनी चाहिए। हालांकि किन यू यह नहीं जानता था कि यह आक्रमण शक्ति उसके दिव्य भाले के क्षीण हिम से भी अधिक भयावह क्यों थी। इसका कारण केवल यह नहीं था कि वह हथियार एक महान दिव्य का आध्यात्मिक खजाना था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक महान दिव्य था। पिता, झो रान दर्द से चिल्लाया। उसके पिता झो वुलियन पहले ही आत्मनिंदा से मर चुके थे। जल्दी से भाग जाओ। झो हू ने झो रैन को पकड़ लिया और टेलीपोर्टेशन के जरिए भाग निकला। अगर वे अभी नहीं भागे तो कब भाग पाएंगे? इस बार थंडर पनिशमेंट सिटी ने 2 महान देवराज खो दिए थे। यह एक अभूतपूर्व भारी क्षति थी। किन यू थंडर पनिशमेंट सिटी का दुस्वप्न बनने वाला था। वज्र दंड, महान दिव्य। किन यू के एक इरादे से जियांग ली, जियांग लैन, जुओ क्यूलिन और यी फेंग सभी को उसने नए ब्रह्मांड में वापस भेज दिया। मुझे कम से कम एक महान दिव्य की शक्ति का अनुभव तो करना ही होगा। अब बिना किसी चिंता के किन यू थंडर पनिशमेंट एक्सिल्टेड सेलेस्टियल की ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक हो गया। थंडर पनिशमेंट सिटी के अंदर या न वज्रदंड महान दिव्य को लगा कि उसकी दृष्टि अंधकार में बदल गई है। तीसरा बेटा, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, मर गया। झो यान सचमुच मर गया। किन यू थंडर पनिशमेंट एक्सिल्टेड सेलेस्टियल के हाथ में मूल पाप की तलवार थी। वह बिना किसी और चीज की परवाह किए हमला करने की योजना बना रहा था।
अचानक इस क्षण रंबल टिल्डर 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 दुनिया हिल रही थी। लाल बादलों ने आकाश को ढक लिया था और सुनहरी रोशनी स्वर्ग और धरती को रोशन कर रही थी। दुनिया के कंपन की एक भयावह आवाज सुनाई दी। इस क्षण दिव्य लोक के सभी लोगों ने अपनी गतिविधियां और हलचलें रोक दी। सभी ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। एक विशाल तैरता हुआ पर्वत धीरे धीरे बादलों के ऊपर से नीचे उतर रहा है। मार्शल छोटे भाई, नियमों के अनुसार महान दिव्य पर्वत के अवतरण से लेकर नए महान दिव्य पर्वत के जन्म तक आपके पास आक्रमण करने का केवल एक ही अवसर है। उस अवसर के लिए आपने जियांग फैन से पहले ही वादा कर दिया है। अब जब महान दिव्य पर्वत अवतरण कर चुका है, अगर आप अभी किन यू पर आक्रमण करते हैं तो आप नियमों का उल्लंघन करेंगे। ऐसे में मैं केवल स्वर्ग का दंड लागू कर सकता हूँ और स्वामी की ओर से आपको मार सकता हूँ। वज्रदंड महान दिव्य के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। यह वही चांदी के बालों और चांदी की आंखों वाला युवक था। उसके सिर के पीछे 3 काले सींग थे जो पंखों वाली कलगी जैसे लग रहे थे। जब वज्रदंड महान दिव्य ने इस व्यक्ति को देखा तो उसके चेहरे पर जबरदस्त परिवर्तन आ गया। उसने तुरंत झुककर आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ मार्शल भाई। अध्याय 32, देवराजाओं की मृत्यु।